हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का चौथा अध्याय है हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यानी कि पत्रकार जो हम लेखन करते हैं, यानी कि जो लिखा जाता है पत्रकारीय लेखन, अब ये चाहे समाचार पत्रों के लिए भी हो सकता है, ये टीवी टेलीविजन सब हर जगह के लिए होता है। तो इसमें क्या क्या लेखन किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें छपती हैं और क्या क्या चीजें किस किस तरीके से लिखी जाती हैं, कैसी कैसी सावधानियां बरती जाती हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, सभी इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। पत्रकारीय लेखन, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आपके इन मीडिया मतलब होते हैं ना, पत्रकार माध्यम से जो सूचनाएं पहुंचाते हैं, वो अलग अलग तरीकों से सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब ये अलग अलग तरीके क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखें क्या होता है। इनमें पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ और कार्टून आते हैं। आप एक न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, उसके अंदर आप ये सभी चीजें पाएंगे। संपादकीय पृष्ठ होता है, कार्टून होती हैं, समाचार होते हैं, फीचर होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, आपके स्तंभ भी होते हैं। ये सभी तरीके एक न्यूज़पेपर के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सभी कुछ छपता है। तो ये सब चीजें कैसे कैसे लिखी जाती हैं और उनमें क्या क्या सावधानियां होती हैं, ये भी भाई होती हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना कि आपने उठाया और आपने लिख दिया, हर चीज का भाई चीजें अलग अलग हैं तो तरीके भी अलग अलग होंगे। तो पत्रकारिता लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब ये जो लेखन किया जाता है ये किस लिए किया जाता है, ये क्या करना चाहता है, जो ये कार्य हो रहा है, ये लेखन किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ क्या दिया है, सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन आदि करना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, आप किसी तक कोई सूचना पहुंचा रहे हैं, किसी का मनोरंजन कर रहे हैं या किसी को शिक्षित कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं किसी चीज से कि ये कैसे घटित हो गया। अब बहुत से लोग किसी किसी चीज के लिए नहीं अवेयर रहते हैं, तो वो उस माध्यम को दूसरों तक पहुंचाना कि इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया घटित होती है। इसके कई प्रकार हैं। यथा खोज परक पत्रकारिता, मतलब आप क्या होते हैं, अब ये सारी चीजें अगर हम तक पहुंचा रहे हैं, हमको शिक्षित कर रहे हैं, हमें मनोरंजन कर रहे हैं, तो ये पत्रकारिता भी कई तरीके की होती है। अब इसके लिए अलग अलग बंदा भी तो चाहिए होता है। भाई अलग पत्रकारिता है तो भाई पत्रकार भी अलग तरीके से होगा। तो हम ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले पत्रकारिता कितने तरीके की होती है, तो पहले इन्होंने क्या बताया, खोज परक पत्रकारिता, दूसरी है वॉच डॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता आदि। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक विषयों, विचार व घटनाओं से है। तो आपने यहाँ पत्रकारिता देखी। अब जो समाचार बनते हैं वो समसामयिक घटनाओं पर बनते हैं, यानी कि जो हमारे समय में घट रही है। मान लीजिए अभी हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, इसी समय कोई घटना घट जाए, यानी एकदम से बहुत तेज कड़के बिजली बारिश हो गई और वो बिजली कई जगह गिर जाए, तो कुछ लोगों को नुकसान होगा, प्रॉपर्टी नुकसान में होगी। तो ये सब चीजें क्या घटना में आ गई और ये घटनाएं हमारी क्या हो जाती है, समाचार बन जाते सॉरी। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक खबरों और विचारों और घटनाओं से है। पत्रकार को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान्य जनता के लिए लिख रहा है, यानी कि जो पत्रकार लिख रहा है उसको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है ये नॉर्मल लोगों के लिए लिखा जा रहा है। बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं लिखा, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के लिखूंगे तो भाई लैंग्वेज उस तरीके, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नॉर्मल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वैसी भाषा। तो लेख हमेशा कैसे होना चाहिए, नॉर्मल भाषा में, जिस जो भाई दूसरा सुने, अगर पढ़े या सुने तो उसको समझ में आना चाहिए। इसलिए उसकी भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे व सहज हो, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल, यानी कि बहुत बड़े लंबे लंबे वाक्यों का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, व्यक्ति जो है वो उस वाक्यों में ही उलझ के रह जाएगा। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक विश्लेषणों, अप्रचलित शब्दावली और दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब फालतू के विशेषण नहीं देने, एडजेक्टिव नहीं देने चाहिए। पहली चीज तो ये।
फिर शब्दावली अप्रचलित, मतलब जो चीजें प्रचलित ही नहीं है बोलचाल में, ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर दोहराव, यानी एक ही बात को बार बार अलग अलग वाक्यों में हमें नहीं दोहराना है, तो सिंपल हमें बात को लिखने या बोलनी होती है। अब जैसे हमने बोला, अब पत्रकार भी कई तरीके के होते हैं, हमने जैसे पत्रकारिता बताई, उसी तरह पत्रकार भी कई तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं पत्रकार? 3 तरह के होते हैं। पूर्वकालिक पत्रकार, इस श्रेणी का पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। मतलब वो रेगुलर 9 to 5 की जॉब करेगा, सुबह 9 बजे पहुंचेगा, 6 बजे तक का या 5 बजे तक का उसका जो टाइमिंग है, वो डेली वो वहां जाएगा, अपना काम करेगा और वहां से सैलरी लेगा। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। फिर है अंशकालिक पत्रकार। ये क्या होते हैं? इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर निश्चित समयावधि के लिए कार्य करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए 2 महीने के लिए हायर कर लिया, किसी समाचार कंपनी ने कुछ समय के लिए हायर किया उस बंदे को और बोला कि हम इतनी मुश्त रकम देंगे, वो सैलरी नहीं, हर महीने नहीं, 2 महीने के लिए बोला, तो वो 2 महीने की पूरी एक पूर्ण रकम बता देंगे कि 2 महीने में हम आपको इतना देंगे और आपको हमारा ये काम करना है। तो मतलब अंशकालिक मतलब थोड़े समय के लिए और एक निश्चित मानदेय यानी एक निश्चित पैसे पर वो कार्य करते हैं। फिर होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। ये क्या होते हैं? इस श्रेणी के पत्रकारों का संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। मतलब ये किसी समाचार पत्र के साथ जुड़े नहीं होते, ना वहां वो बाधित होते हैं कि हमें आप ही को खबर देनी है। वो खबर निकालते हैं, जो उनको जिस हिसाब से पैसा देता है उस न्यूज कंपनी को जाके वो पैसा वो खबर वो बेच देते हैं। तो यहां पर फ्रीलांस है, मतलब वो किसी भी कंपनी के अंतर्गत कार्य नहीं करते, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से खबर निकालते हैं। अब आते हैं समाचार कैसे लिखा जाता है। अब जो समाचार लिखा छपा, अब सबसे पहले समाचार कैसे लिखा जाता है, वो मेन समाचार पत्र के क्या होते हैं? सूचना देने का कार्य, जो सूचना उसमें दी जा रही है। क्या दिया है? पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। तो हमने अभी आपको रिपोर्टर्स के 2 तरीके के बताए, पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो ज्यादातर जो पत्रकारीय लेखन करते हैं वो यही 2 पत्रकार करते हैं। समाचार लेखन की विशेष शैली। अब विशेष शैली क्या है? ये अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार में के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ये लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है वो सबसे पहले यानी इंट्रो में दे दी जाती है। पहले 3 पैराग्राफ में होती है, तो पहले पैराग्राफ इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारी कहाँ आई? पहले पैराग्राफ में आ गई। उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य जानकारी दी जाती है सेकंड पैरा में। उससे कम महत्वपूर्ण जानकारी और उससे जुड़े जितने भी तथ्य होते हैं या जानकारी होती है वो सेकंड पैराग्राफ में दे दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं होता, और फिर इसके बाद थर्ड पैरा में वो सारी जानकारी एंड कर दी जाती है जहां पर ये समाचार खत्म होता है। ये तरीका जारी रहता है हमारा। ये कहते हैं, जो हमने अभी आपको समझाया, इसको क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली। ये समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। अब क्या होता है? समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली यानी इनवर्ट पिरामिड ट्री या स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इनवर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिरामिड को उल्टा कर दिया गया है, इसलिए। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से ठीक उल्टी है। अब देखिए, कहानी में क्लाइमेक्स एकदम एंड में आता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात एंड में रहती है, स्टार्टिंग बहुत हल्की फुल्की होती है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली, ये देखिए हमने आपके लिए जो यहाँ पर हम लेके आए हैं, आप यहाँ देख रहे हो, ये ऐसे करके और ये ऐसे बना है, ठीक है। और पिरामिड होता कैसा है? पिरामिड ऐसा होता है, सीधा। लेकिन यहां पर क्या किया गया? पिरामिड को उल्टा कर दिया गया। तो सबसे पहला जो हमारे पास में आ रहा है वो है इंट्रो या इंट्रो या मुखड़ा।
यानी कि मुखड़े में हम जो सबसे अहम सूचना होती है वो सबसे पहले दे देते हैं, जबकि कहानी और कथा लेखन में हम क्या करते हैं, जो हमारी अहम, जो हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है वो एकदम एंड में आता है। ये कहानी से जस्ट उल्टा होता है, तो जो एंड वाला पार्ट है उसे हम पहले ले आते हैं, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। कहानी में क्या होता है, क्लाइमेक्स आखिर में आता है, लेकिन यहां हम क्लाइमेक्स पहले कर देते हैं। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले उल्टे पिरामिड के हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड में को उलट दिया जाता है। मतलब जो हम कहानी, तथ्य वगैरह जो हम सबसे एंड में यहां पर पढ़ते हैं, उसे हमने क्या किया, उलट दिया। इसको उलट दिया तो ये पहला पार्ट यहाँ आ गया, मिडिल वाला मिडिल में रहा और स्टार्ट आखिर वाला ये यहाँ पर चला आया। तो इसको इन्वर्ट पिरामिड शैली इसलिए बोला गया क्योंकि पिरामिड को उल्टा कर दिया गया। इंट्रो पहले, यानी कि सबसे अहम बात जो खबर की होती है वो पहले, फिर मिडिल पोर्शन में आपको उससे जुड़ी जानकारी, समापन यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी चीज आई है उसे एंड में लिखते हुए हम समापन कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम उल्टा पिरामिड शैली या इनवर्ट पिरामिड ट्री भी कहते हैं। अब समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। समाचार जो लिखा जा रहा है, इसको लिखने के 6 तरीके, 6 ककार यानी कि 6 क्वेश्चंस के आंसर हमें उस समाचार के अंदर मिलने चाहिए। अब ये 6 ककार क्या होते हैं, कहां इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, किसी समाचार को लिखते हुए जिन 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है वे क्या है। सबसे पहली क्या, खबर क्या है, मतलब क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है। फिर ये कब घटित हुआ, यानी कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हर समाचार में आते ही आते हैं। इनके जवाब हर समाचार में मौजूद होने चाहिए। कोई भी घटना, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में हमने एक घटना जो है करी थी। क्या घटना थी कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो सबसे पहला क्या है, क्या हुआ, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। किसके साथ हुआ, यात्रियों के साथ हुआ। कब हुआ, दोपहर के 2 बजे हुआ। कहां हुआ, किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, उस जगह पर हुआ। कैसे हुआ, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी काफी पुरानी थी। सिंपल सा, मतलब ये सारे आंसर्स उसके अंदर होने चाहिए। रास्ता पथरीला था, सामने गाड़ी आ गई थी, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये तरीके थे आपको, मतलब कोई भी समाचार के अंदर ये 6 सवालों के जवाब मौजूद होने चाहिए। इसीलिए इनको 6 ककार कहा जाता है। 6 ककार क्या होता है, क्या, किसके, कब, कहां, कैसे, क्यों। ये याद रखिए, ये 6 ककार आपसे क्वेश्चंस में अवश्य पूछे जाएंगे। अब है समाचार लेखन और 6 ककार कैसे लिखेंगे। अब समाचार लेखन में ये 6 ककार आएंगे कहां, हमने ये तो बता दिया आपको। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले हमारा बॉडी या मुखड़ा आता है, सॉरी, सबसे पहले हमारा इंट्रो या मुखड़ा आता है, बीच पोर्शन में हमारा बॉडी आता है और लास्ट में समापन होता है। अब मगर ये 6 प्रश्न रखे कहां जाएंगे, मुसीबत ये। तो क्या है इसका, क्या, किसके, कब, कहां, कैसे, क्यों को ही 6 ककारों के रूप में जाना जाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, यानी कि पहले पार्ट में पैराग्राफ की शुरुआती में 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। मतलब पहले 3 ककार हैं, 3 या 4 ककार, वो पहले पैराग्राफ में आते हैं। मतलब क्या, किसके, कब, कहां, ये आ जाते हैं। फिर ये 4 ककार क्या, कौन, कब, कहां है। तो पहले पैराग्राफ में हमारे पास में ये 4 ककार आए, क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद समाचार की बॉडी में समापन के पहले बाकी 2 ककार आते हैं, यानी कि बॉडी और समापन के पहले बचे हुए 2 ककार कैसे और क्यों, ये हमारा दूसरे और तीसरे पैराग्राफ यानी कि बॉडी और समापन में आ जाते हैं। जवाब दिए। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार हुआ। तो याद रखिए, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाएगा, मगर पहले में 4 ककार आएंगे, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में हमारे जो बाकी बचे 2 ककार है वो आ जाएंगे।
इनमें से पहले चार ककार क्या, कौन, कब और कहां सूचनात्मक तथा तथ्यों पर आधारित होते हैं। जो चार कथक है, जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें, और जो तथ्य है उस पर आधारित होते हैं। जबकि बाकी दो ककार कैसे और क्यों में विवरणात्मक या व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पहलू को जोर दिया जाता है। मतलब ये जो दो होते हैं कैसे और क्यों, इसमें विवरण दिया जाता है कि आखिर कैसे ये घटित हुआ, विश्लेषण किया जाता है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसको ऐसा बचाया जा सकता था, इसका विश्लेषण किया जाता है। फिर व्याख्या की जाती है कि मतलब ये जा रहे होंगे, एकदम से सामने गाड़ी आएगी, मतलब पूरी तरीके से उसको व्याख्यात कर दिया जाता है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें घटित हुई होंगी। तो दो जो हैं हमारे वो क्या होते हैं, व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक। और जबकि पहले के जो चार होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सूचनापरक और तथ्यात्मक होते हैं। अब आते हैं, हमने समाचार की लेखन शैली देख ली। अब हमारे पास आ रहा है जो सेकंड चीज हम लिखते हैं। न्यूज़पेपर में हमने समाचार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसके अलावा हम कुछ फीचर्स भी पढ़ते हैं। अब ये फीचर है क्या, समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। समकालीन घटना यानी कि जो काल चल रहा है उसी के आसपास कोई घटना घटित हो, उस पर कोई हम टीका टिप्पणी करें वो, या कोई विशेष जानकारी उस बारे में दे वो। जैसे लीजिए अब कोई एक एरिया है, उस जगह आम बहुत अच्छे हो रहे हैं, गर्मी का मौसम है, आम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अब उस पे ही एक पूरा फीचर तैयार कर दिया जाए तो क्या हुआ, समकालीन यानी कि गर्मी के आसपास का ये समय घटेगा, जो गर्मी चल रही है उसके आसपास का समय ये घटे। फिर साथ ही उस पे पूरा विवरण, एक विशेष जानकारी क्या है, उस क्यों कारण है कि वहाँ के आम इतने मीठे होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये वहाँ की मिट्टी का कारण है, वहाँ की आबो हवा का कारण है, क्या कारण है जिस वजह से ऐसा होता है। तो ये पूरी जो है एक रिपोर्ट तैयार कर देना उसके बारे में। इनमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब ये बोरिंग नहीं होता पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको, मतलब ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों, ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करा जाता है जिससे ये थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। इसके संवादों में गहराई होती है, फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, मतलब इसको आप बढ़ा सकते हो हमेशा। जो लिख रहा है इसमें कोई लिमिटेड वर्ड्स नहीं होते, आप इसको आराम से बढ़ा सकते हो। आप इसकी अपनी एक अलग शैली होती है, एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। अब एक ही चीज को हम समाचार में भी लिख सकते हैं और इसमें भी, लेकिन इसमें विविधता होती है, अलग अलग तरीकों को हम लिख सकते हैं, इसलिए लोगों को ये मनोरंजक लगता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य के समावेश हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने आम वाली घटना आपको बताई कि आम किसी जगह के अच्छे होते हैं, तो पहले कैसे होते थे, अभी कैसे हो रहे हैं और वर्तमान में कैसे हो सकते हैं, ये सारी घटनाओं का समावेश हम फीचर के अंदर कर सकते हैं। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो प्रेजेंट, जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, वो कथन मतलब जो बाइट्स मिल रही हैं, जो साक्षात्कार लोगों के आसपास के लिए जा रहे हैं वो, और कल्पना मतलब इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है फीचर में। जरूरी है कि फीचर वास्तविकता पर है, हम अपनी इमेजिनेशन को भी लिख सकते हैं उसके अंतर्गत। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। मतलब उसमें हमने अगर कोई मैप बना दिया, कोई कार्टून बना दी, तो फीचर को अगर हमने पिक्चर के साथ, इंटरेस्टिंग पिक्चर के साथ पेश कर दिया तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फीचर व समाचार में अंतर। अब हम समाचार पढ़ चुके, अब हमने फीचर पढ़ा, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों वो समाचार नहीं, फीचर को हम समाचार क्यों नहीं बोलते और समाचार को हम फीचर क्यों नहीं बोलते, इनमें अंतर क्या रहता है। पहला, फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। मतलब फीचर में जो लेखक है वो अपनी राय, अपनी कल्पनाएं, अपनी समझ लिख सकता है, उसे इस चीज की आजादी होती है। जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। लेकिन समाचार लेखन में आप इमेजिनेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो घटना घटी है आप उसी में बता सकते हैं, आप उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते, उसे कम करके नहीं बोल सकते, उसमें कुछ अपने मन से नहीं डाल सकते। जो तथ्य है, जो एग्जैक्ट है, आपको वही बताना पड़ता है।
ये फर्क होता है आपका फीचर और समाचार में। फिर दूसरा है, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, इसकी शैली कथात्मक होती है। मतलब समाचार तो हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, हमको ये चीज समझ में आ गया, लेकिन फीचर उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखी जाती, ये कथनात्मक, जैसे एक कथा, ये कहानी, स्टोरी लिखी जाती है, ये उस तरीके से उस शैली में लिखा जाता है। मतलब एकदम सीधा पिरामिड शैली में हम इसको लिखते हैं। फिर आता है तीसरा, फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षण होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल होती है, सौम्य होती है आपकी, हम उसको रूप सजा धजा सकते हैं, मतलब मुहावरों का, तत्सम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समाचार की जो भाषा होती है वो सपाट बयानी होती है, मतलब सीधे सीधे बात को कह देना। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा होती है, ये खास तौर पर 200 शब्दों से लेकर 250 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों की शब्द सीमा लागू होती है। मतलब क्या है, हम फीचर लंबे लिखते हैं यानी 200-250 शब्दों में, लेकिन समाचार की सीमा लिमिटेड होती है। कहने का तात्पर्य है उसमें हम 50 से 60 शब्दों, मतलब कोई समाचार कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से समय सीमा निर्धारित रहती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। फीचर को हम कोई भी विषय ले सकते हैं, जैसे हमने आम के पेड़ के बारे में बताया, उसी तरह कहीं किसी झीलों के बारे में बना दिया, कोई फीचर लिख दिया, कोई पहाड़ों के बारे में लिख दिया, तो इसका विषय कुछ भी हो सकता है। लेकिन समाचारों का विषय तो नहीं बदला सकता, जो घटना घटित हुई है हमें वही लिखनी बतानी होती है, उसमें हम अपने हिसाब से टॉपिक्स जो है नहीं बदल, उनको शीर्षक नहीं दे सकते हैं। अब है फीचर के प्रकार। फीचर कितने तरीके के होते हैं? फीचर कितने प्रकार हैं? समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिव्यक्ति फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। इन सभी विषयों पर फीचर तैयार किए जा सकते हैं। फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें। अब फीचर लिखते समय किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हम लिखें और ध्यान में रखें कि ये ऐसे ऐसे हमें फीचर में ध्यान देना है। तो पहला क्या है, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। जैसे हमने फीचर लिखा, तो अब हम फीचर लिख रहे हैं, जैसे हमने आम के बगीचे के बारे में बताया कि वहाँ के आम बहुत अच्छे होते, तो वहाँ के माली के, उस आम के बगीचे के मालिक के, आसपास के लोगों के कुछ के इंटरव्यू या कुछ के वक्तव्य हम उसमें छाप सकते हैं, लोगों से पूछेंगे तो वो क्वेश्चन और आंसर्स हम उन फीचर में ऐड कर सकते हैं। फिर फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना। पात्र के माध्यम से बताने का तात्पर्य यही है कि आसपास के लोगों के इंटरव्यू को लेकर हम उनकी बात को लिखें। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे घटनाओं को खुद देख या सुन रहे हैं। तो कहानी ऐसे बतानी चाहिए कि जैसा लगे कि जो पढ़ रहा है उसे ऐसा महसूस हो कि वो खुद उस कहानी के अंदर मौजूद है, उसको खुद देख रहा है, उसके सामने घटित हो रही है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। मनोरंजन तो होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई ना कोई सूचना छिपी होनी चाहिए, कोई बात आपको सिखाई जा रही हो, कोई चीज बताई जा रही हो, ये चीज होनी चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। फीचर को हम शोध यानी खोज की रिपोर्ट नहीं बना सकते, मतलब हमने कोई चीज खोज करी है तो उसे हम फीचर के रूप में लिख दें, ऐसा नहीं होता है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जा सकता। मतलब हमने कोई बैठक बोली या कोई सभा हुई, उसका विवरण देते हुए तरीके से हम इस फीचर को नहीं लिखते हैं। फिर ये हमारी फीचर ऐसे नहीं होती। ऐसे जो विवरण वगैरह होता है ये तो रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, तो ये तो फीचर को हम इसके अंतर्गत नहीं लिखते हैं। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। मतलब जो भी आप फीचर लिख रहे हो वो कुछ सूचना देते हुए होना चाहिए, क्या उसके अंदर चीज घटित हो रही है, ये सब चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। 8वां है, फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथनात्मक विवरण और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। मतलब फीचर में सबूत होना चाहिए, जो सूचना हमको जहां से प्राप्त हुई है वो भी आपको होना चाहिए, साथ ही आपके जो विचार हैं हम वो भी रखना चाहिए। तो इन सभी विचारों पे हम विश्लेषण भी कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं, और सब कुछ करते हुए हम फीचर को लिख सकते हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता।
इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य और अंत में शुरू किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं जैसे समाचार लेखन में क्या था, उल्टा पिरामिड शैली, जो मेन खबर है वो सबसे पहले, लेकिन फीचर लेखन को आप कहीं पे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मिडिल पोर्शन को ऊपर कर सकते हो, लास्ट को ऊपर कर सकते हो, आप इंट्रो को नीचे समापन में ला सकते हो, आप किसी भी तरीके से इसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। उसके कोई लिखने का एक निश्चित तरीका नहीं होता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए, उसमें प्रारंभ से अंत तक प्रभाव व गति होनी चाहिए। मतलब जो हम भाई पैराग्राफ में तो लिखेंगे ही, तो पहला पैराग्राफ दूसरों से संबंधित होना चाहिए। भाई हमने पहला लिखा तो दूसरे से कनेक्टेड रहे, जब हम तीसरा लिखें तो वो दूसरे से कनेक्टेड रहे, यानी कि कनेक्टेड रहे, एक प्रवाह मतलब एक धारा टाइप का हमको पड़ता है, यानी कि पहला पैराग्राफ कहीं और है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए आपस में। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। मतलब पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े नहीं लिखिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इतना लिखो कि सामने वाला बंदा पढ़ सके। फिर साथ ही साथ आप उसके अंदर जो चीज़ एक पैराग्राफ में जो भी चीज़ फोकस कर रहे हैं उसी पर लिखिए, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी चीज़ पे फोकस करिए। मान लीजिए जैसे हमने आम के बगीचे पे दिया, तो वहाँ पे हमने पैराग्राफ में जब हमने बताया कि वहाँ के आम बहुत मीठे होते हैं, तो उसकी मिठास के बारे में फोकस किया। दूसरे में वहाँ पर इतनी क्वांटिटी में होते हैं, तीसरे में उसका वहाँ का इसका कारण है कि वो वेदर के कारण होते हैं। तो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। तो हमारा जो ये पार्ट है पत्रकारीय लेखन की जो विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जो हमने पाठ आपके सामने आज प्रस्तुत किया, इसका ये हमारा पहला भाग था। इसका दूसरा भाग हम अपने दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा कि उसमें भी हम आगे इसके आगे आने वाले रिपोर्ट, आलेख, इंटरव्यूज के बारे में बताएंगे जो समाचार पत्रों में छपते हैं। एवं संपादकीय पत्र भी, संपादक के जो नाम पत्र आते हैं, वो सभी भाग हमारे दूसरे वाले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 12th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के चौथे अध्याय का दूसरा भाग। चौथा अध्याय था हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ये कितने इसके रूप हैं और उसके लेखन करने की क्या प्रक्रिया होती, कैसे लिखे जाते हैं, ये सब। तो हम पहले भाग में जो पढ़ चुके हैं वो हमने क्या देखा था कि समाचार पत्रकार कितने तरीके को होते हैं, पत्रकारीय लेखन क्या होता है, साथ ही समाचार कैसे लिखे जाते हैं और आपके फीचर क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में, इसी पार्ट के जो पहला भाग था वो उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे भाग में हम इसके आगे समाचार लेखन में और क्या क्या लिखा जाता है, जैसे कि हमारे पत्रकार जो हम पत्र पढ़ते, पत्रकारिता होती है, उसमें हम आलेख देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, स्तंभ होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, संपादकीय पत्र होते हैं, ये सभी पेजेस हमारे लेखन में आते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है वो है हमारा रिपोर्ट। फीचर हम देख चुके हैं, अब हमारे पास क्या आ रहा है, रिपोर्ट। रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन की एक विशेष विधा है। मतलब ये समाचार पत्रों में भी आती है, रेडियो में भी आती है और टेलीविजन में भी आती है। इसके माध्यम से किसी घटना, समारोह या आंखें देखे किसी अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यानी कि ऐसी घटना घटी हो उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। चूंकि दूरदर्शन दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही उद्देश्य को पूरा करने वाला माध्यम है, अतः इसके लिए आंखों देखी घटना की रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी कि जो दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन के लिए क्या होता है, ये दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम में, मतलब हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए इसमें जो है आंखों देखी घटनाओं की रिपोर्ट तैयार की जाती है। जबकि रेडियो के लिए केवल सुनने योग्य रिपोर्ट तैयार करने का काम चल जाता है। यानी कि अगर हम रेडियो के लिए रेडियो में रिपोर्ट तैयार करते हैं तो सिर्फ ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो सिर्फ सुनने से काम कर जाए, मतलब उसको लिख लिया। लेकिन जो हम टेलीविजन का तैयार करते हैं उसमें हमको पिक्चर्स भी लगानी पड़ती हैं कि ये घटना ऐसे हुई, ये हुआ पिक्चर से। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में हम सिर्फ बोल देते हैं और सामने वाला जो हमारा श्रोता होता है वो सुन लेता है। जबकि संचालक द्वारा की जा रही कार्रवाई का विवरण देखकर ही उसे रिपोर्ट का आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जहां पर भी घटना घटी है उसमें जैसी कार्रवाई चल रही है उसको देखकर हम उसकी रिपोर्ट रेडी कर देते हैं।
रिपोर्ट की विशेषताएं, अब इसकी क्या विशेषताएं होती है? रिपोर्ट की पहली मुख्य विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। संक्षिप्त रिपोर्ट को ही लोग पढ़ पाते हैं, ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी नहीं जाती, अतः उसे तैयार करना उद्देश्यहीन हो जाता है। मतलब रिपोर्ट का मतलब छोटे तौर पर तैयार करना, बड़ा हमने तैयार कर दिया तो उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब हमने समरी लाकर रख दी, जो चीजें हुई, कैसे हुई, क्या हुई, बस एक हमने शॉर्ट फॉर्म में वो चीज रेडी करके दे दी। लेकिन अगर इसको हमने बहुत बड़े तौर पर लिख दिया, बहुत बड़ा लिख दिया, तो ये अपना उद्देश्य खो देती है। रिपोर्ट की दूसरी मुख्य विशेषता उसकी निष्पक्षता है। रिपोर्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए निष्पक्ष रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए। मतलब उसे किसी भी पक्ष में ले जाकर हमें कंक्लूजन नहीं देना, हमें निष्पक्ष रहते हुए मतलब हम किसी जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसे किसी भी पक्ष में झुकना नहीं है। उसे कैसे करना होता है? उसे निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट को तैयार करना, किसी भी पक्ष में नहीं रहते हुए वो रिपोर्ट को तैयार करता है। रिपोर्ट की तीसरी प्रमुख विशेषता उसकी सत्यता। इस तथ्य से रहित रिपोर्ट अप्रासंगिक और निरुद्देश्य हो जाती है। असत्य रिपोर्ट पर ना कोई विश्वास करता है और ना कोई पढ़ना पसंद करता है। मतलब सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता होती है उसकी सत्यता, यानी कि वो सत्य होनी चाहिए। अगर वो झूठ ही है तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फिर रिपोर्ट की अगली विशेषता उसकी पूर्णता है। आधी अधूरी रिपोर्ट से रिपोर्टर का ना उद्देश्य पूरा होता है और ना वह पाठकों के समझ में आती। मतलब उसको पूर्ण होना चाहिए पूरी तरीके से। आधी अधूरी रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ता और वहां पे फिर आप जो रिपोर्टर जिसने मेहनत करी है उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। रिपोर्ट की अगली विशेषता उसका संतुलित होना है, अर्थात इसे सभी पक्षों को समान महत्व देते हुए तैयार करना चाहिए। अब कोई भी घटना घटे, कुछ भी हो, हमेशा उसमें दो पक्ष होते हैं, कभी कभी तीन तीन चार चार पक्ष होते हैं। तो ऐसे में रिपोर्ट हमेशा किसी भी पक्ष में तैयार नहीं झुकनी चाहिए, वो अपनी जगह तटस्थ रहनी चाहिए और सभी के पक्षों के मतों को हमें उस रिपोर्ट के अंदर रखना चाहिए। मतलब जितने पक्ष हैं, अगर दो पक्ष हैं तो दो पक्षों की बात उस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए, चार हैं तो चार पक्षों की बात होनी चाहिए। ये नहीं हो कि हमने सिर्फ एक पक्ष की बात लिखी और दूसरी की नहीं लिखी, तो ये रिपोर्ट आधी अधूरी मानी जाती है। तो वहां पर क्या है कि हमें निष्पक्ष होकर सभी पक्षों की बात को रिपोर्ट के अंदर रखना होता है। अब है विशेष रिपोर्ट के प्रकार। अब ये विशेष रिपोर्ट जो बनती हैं, ये जो रिपोर्ट्स बनती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? खोजी रिपोर्ट यानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कहीं पे खोज करी गई। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। ये चार तरीके की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। अब ये होती क्या है? तो सबसे पहले आती है हमारी खोजी रिपोर्ट यानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है। खोजी रिपोर्टर का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ी को उजागर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए सरकार में कोई घोटाला हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन पत्रकार ने उसको जानकारी थी, उसने धीरे धीरे सारी खोज परख करी, सारी जानकारियां इकट्ठा करी और जब उसने सब इकट्ठा कर लिया तो वो रिपोर्ट क्या प्रकाशित कर दी। तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, यानी कि खोजी रिपोर्ट। खोज के निकाला गया जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं थी, मगर पत्रकार ने उसके बारे में खोजा और निकाल के सामने रखा। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी क्या इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है? ये ऑलरेडी सबके सामने होती है, लेकिन तब भी जो है ना उसकी जो पूरी सत्यता है, सारी सच्चाई है, उसके बारे में खोज परख की जाती है और फिर सामने लाई जाती है। ऑलरेडी ये सबके सामने होती है घटना, लेकिन तब भी उसके बारे में, उसके सारे पहलुओं के बारे में जानकारी तैयार करके वो रिपोर्ट रेडी की जाती है। फिर है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। यानी ऐसी कोई घटना घटी हो, उसको पूरी तरीके से सारा विश्लेषण किया जाए
क्या एक एक चीज एक के बारे में अच्छे से जानकारी प्रस्तुत करी जाए तो वो विश्लेषणात्मक जानकारी होती है। विवरणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत बारीकी विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए एक रिपोर्ट दी गई पहाड़ों की सुंदरता के बारे में, तो उसकी एक पूरा विवरण दिया जाएगा। ये रास्ता यहाँ से हमने कहानी शुरू, हम यहाँ से हमने सफर शुरू किया, इतने मोड़ पड़े, हम इस जगह पर पहुंचे, फिर यहाँ से ऐसा दृश्य था। तो मतलब एक तरीके से हम देखेंगे तो सारी चीजें हम उसके बारे में बताएंगे। फिर आते हैं, अब हमने रिपोर्ट देख ली, अब इसके बाद हम पत्रकारीय लेखन में एक तरीका और अपनाते हैं लेखन का, जिसे हम बोलते हैं आलेख। अब ये आलेख क्या होते हैं? देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, फीचर पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आलेख। अब ये आलेख क्या होते हैं? किसी एक विषय पर विचार प्रधान या गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उसमें बहुत विचार और गद्य परख करते हैं। गद्य मतलब हम पैराग्राफ राइटिंग में इसको लिखते हैं। फिर आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। इन संपादकीय इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। इनमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है ये जो आलेख है ये संपादकीय पृष्ठ पे प्रकाशित होते हैं, लेकिन संपादन से इनका कोई लेना देना नहीं होता। कहने का मतलब है ये किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं, एक तरीके का लेख होता है। लेख मतलब हम जैसे बोलते हैं निबंध, हम एक तरीके से, तो वो एक निबंध शैली में ये एक तरीके से लिखा जाता है। आलेख के मुख्य अंग क्या होते हैं? आलेख के मुख्य अंग भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुल्यात्मक चर्चा व निष्कर्ष। तो ये चार हैं। भूमिका मतलब हम जिस बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए सपोज हमने हॉकी के बारे में लिखा, तो हॉकी क्या है, कहाँ हुआ, उसके बारे में हमने भूमिका बांधी। फिर विषय का प्रतिपादन, अब विषय का प्रतिपादन मतलब हमने हॉकी का लिया है, तो ये कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ज़्यादा खेला जाता है, भारत में खेला जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं वो रूप नहीं मिलता। फिर तुलनात्मक चर्चा, तुलनात्मक चर्चा मतलब चौथे पैराग्राफ में हम लेकर आएंगे तुलनात्मक चर्चा, यानी कि प्रेजेंट समय में हम दूसरे खेलों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बनिस्बत हॉकी के, तो ये हम तुलनात्मक पर चर्चा हम सामने रखेंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम आते हैं कि जैसे बाकी खेलों को महत्व दिया जा रहा है, वैसे हॉकी को भी महत्व देना चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम अपना लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये इसके चार अंग होते हैं। सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। ये बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में होनी चाहिए, मतलब भूमिका का जो पहला पैराग्राफ है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। विषय के प्रतिपादन के विषय में वर्गीकरण, आकार, रूप या क्षेत्र आते हैं, यानी कि सेकंड में अगर हम बोलेंगे तो वो कहाँ क्षेत्र है, उसका कैसा रूप है, आकार है, क्या चीजें हैं, ये हमारे सेकंड पैराग्राफ में। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है, यानी कि जो विषय हमने लिया है भूमिका में, जो हमारा टॉपिक है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं कि कहाँ था, कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, देश आज़ाद हुआ, फिर हॉकी को क्यों बनाया गया, किस लिए इसको राष्ट्रीय खेल किया गया। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ में लेकर आते हैं। फिर है विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब है कि एक पैराग्राफ दूसरे से संबद्ध होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग लगे, मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो कनेक्टेड रहना चाहिए, भले आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। तो थर्ड जो पैरा आता है उसमें हमने जो भी विषय लिया है उसको कंपेयर करेंगे, आज के समय में या पिछले समय में या बाकी चीज़ों, जैसे हमने हॉकी दिया था तो हमने क्या किया था, उसे दूसरे खेलों के साथ कंपेयर करके थर्ड पैरा में हम लिखेंगे। फिर और अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आखिरी पैराग्राफ में हम निष्कर्ष देते हैं कि हमें इस खेल को बचाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, ये हम लास्ट पैराग्राफ में लिख देंगे। अब जो विचार परक लेखन रहता है क्या है, अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। देखिए हमने आलेख पढ़ लिया, अब विचार परक लेखन क्या होता है, ये भी प्रकाशित होता है संपादकों में।
कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख, टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारिता के लेखन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेखन, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। विचारपरक लेखन, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें विचारपरक लेखन बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। अब इनमें होता क्या है? इनमें फेमस आपके सेलिब्रिटीज आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे कपिल देव जी हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने कोई लेख लिखा तो उसे इस हम विचारपरक स्तंभ में आएंगे। मतलब उन्होंने क्रिकेट के किसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने कुछ लिख के दिया, या सुधा चंद्रन जी हैं, भाई इतनी अच्छी कथक डांसर है, तो उन्होंने कोई लेख लिखा तो उसे प्रकाशित किया। कोई लेखक हैं, उनका लेख प्रकाशित हुआ, तो ये सभी क्या होते हैं? विचारपरक। ये फेमस लेखक हैं जो अपने विचारों को किसी टॉपिक पे व्यक्त करते हैं, जो विचारपरक लेखक के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी कहाँ पढ़ते हैं, छपते हैं? हमारे संपादकीय पृष्ठ पे छपते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में जो जो चीजें छपती हैं हम एक एक करके सब बता रहे हैं। आपको हमने बताया समाचार पत्र कैसे भरते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, फिर साथ ही साथ आलेख बताया। अब हमने बताया विचारपरक। विचारपरक लेखन के अंतर्गत हमारी क्या आती हैं? टिप्पणियां भी आ सकती हैं, आपके स्तंभ आ सकते हैं, आलेख आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। जो विचारपरक लेखन होता है, कभी कभी छोटी छोटी टिप्पणियां होती हैं, कोई 2 लाइनों में किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये सभी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आता है, जो संपादकीय पृष्ठ पे छापा जाता है। अब आता है संपादकीय लेखन क्या होता है। संपादकीय पृष्ठ पे ही संपादकीय लेखन भी छपता है। क्यों? क्योंकि ये संपादक द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय लेखन संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला संपादकीय को उस अखबार की आवाज माना जाता है। मतलब जो अखबार निकल रहा है उसी का संपादक लिखेगा, और एक तरीके से ये उस अखबार की आवाज होती है, उस अखबार की अपनी सोच होती है, जो इस पे संपादकीय लेख में छपती है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। तो मतलब जो संपादक होता है, कोई भी मुद्दा हो उसमें अपनी राय प्रकट करता है। वो संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगियों का पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 ही संपादकीय प्रकाशित होता है। तो जो अखबार में जो संपादकीय छपता है, ये कोई बाहर का लेखक, कोई बाहर का पत्रकार नहीं कर सकता। इसे करता कौन है? जो संपादक होता है, उप संपादक होता है या सहायक संपादक होता है, वही लिखता है। और इसमें संपादक का नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं होते, ये अखबार में काम कर रहे, उस अखबार में काम कर रहे सभी व्यक्तियों के विचार होते हैं, इसलिए वहां पर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं छपता। अब आता है स्तंभ लेखन। अखबार में एक लेखन और आता है जिसको हम बोलते हैं स्तंभ लेखन। क्या होता है ये? स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक रूप है, यानी कि स्तंभ जो है विचारपरक लेखन का ही एक रूप होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। कुछ लेखक में कुछ अलग ही विचार होते हैं, वो कोई या तो किसी एक विषय पर ही बोलेंगे, या उनके विचार कुछ एकदम ही होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, उनके कुछ अलग ही तरीके के विचार रहते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित होती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने, उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ के लेखक की पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। मतलब आप स्तंभ को ऐसे समझिए कि कोई एक लेखक है, उसके विचार बहुत ही फेमस हैं, उसके बारे में लोग जानना या पढ़ना चाहते हैं, तो अखबार क्या करता है, डेली अपने अखबार में एक कॉलम उनको दे दिया कि वो किसी भी विचार पे अपना एक लेख तैयार करें और उस पर अपने विचार व्यक्त करें। तो ये क्या होता है,
स्तंभ होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर उसी लेखक के विचार ही उस कॉलम में आएंगे। तो स्तंभ मतलब वो खंबा, खंबे का मतलब क्या होता है, हिलाया नहीं जा सकता। हिलाया नहीं जा सकता मतलब वो जगह जो है वो उस लेखक के लिए पर्टिकुलर रिजर्व है, उस पे किसी और का कुछ और कोई विचार, कोई और चीज नहीं छप सकती। पर्टिकुलर उन्हीं लेखक का विचार छपेगा। और लेखक के विचार कभी कभी इतने फेमस हो जाते हैं कि अखबार ही कभी कभी उनके लेखों के नाम से जाने लगते हैं। अब आता है एक और जो संपादकीय पत्र, जो संपादकीय पृष्ठ पे छपता है वो है संपादक के नाम पत्र। अब ये क्या होता है, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का अच्छा अवसर है। तो जी संपादक के नाम पत्र से पृष्ठ पे एक एरिया बुक होता है। मान लीजिए संपादकीय एक पृष्ठ है, उसमें नीचे एक कॉलम है जहां पर आते हैं सिर्फ संपादक के नाम पत्र। अब इसमें क्या होते हैं, जो पाठक हैं यानी कि जो अखबार को पढ़ रहे हैं वो अपने विचार एक पत्र के माध्यम से संपादक को भेजते हैं। वो किसी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कोई अपनी कविता लिख सकता है, कोई अपना लेख लिख सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो वो कॉलम जो है, उतना कॉलम एक जो है वो रिजर्व रहता है जो पाठक के पत्र आते हैं उनके लिए। ये खास तौर से वो लोग भी हो सकते हैं भाई जो नए नए लेखक बने या नए नए कवि बने हैं, वो अपने लेखों को इसमें छपवा सकते हैं। तो एक तरीके इंकरेजमेंट बनता है वो और लिखने के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा साक्षात्कार या इंटरव्यू। आप बहुत से अखबारों में बहुत से खिलाड़ियों की, सेलिब्रिटीज की, राजनेताओं की, सबके इंटरव्यू पढ़ते हैं। वो इंटरव्यू कैसे छपते हैं या उनको कैसे लिया जाता है, ये सभी चीजें क्या दें। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार बहुत महत्व है बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। यानी कि आप बोलेंगे कोई भी पत्रकार है जब तक इंटरव्यू किसी का नहीं लेता, मान लीजिए हमने बोला था ना कि एक बस दुर्घटना हुई, उसमें जब तक प्रत्यक्षदर्शियों या भुक्तभोगियों का इंटरव्यू नहीं लेता तब तक उसके लिए ना वो फीचर लिख सकता है, ना रिपोर्ट लिख सकता है, ना कोई विचार परक लेख लिख सकता है। मतलब वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी का इंटरव्यू नहीं लेता है। तो इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। लेखन में क्या होता है, हमें किसी का विचार जानने की जरूरत नहीं, हमने बस लिख दिया। लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, भाई हमें सबूत चाहिए, इसलिए हम इंटरव्यू लेते हैं। हमें साक्ष्य चाहिए होते हैं, साथ ही उन लोगों की राय चाहिए होती है, इसलिए ये इंटरव्यू लिए जाते हैं। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। साक्षात्कार क्यों लिया जा रहा है और ये किस वे में लिया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये खाका पहले से रेडी कर लिया जाता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। मतलब अगर आप एक अच्छा साक्षात्कार लेना चाहते हैं तो आपके अंदर धीरज होना चाहिए। वेट, सामने वाले को आंसर करने के लिए मौका दीजिए, तो आपको वेट करना है। संवेदनशीलता, ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछिए कि साक्षात्कार जो दे रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसको किसी भी तरह का ठेस लगे, कोई भी चीज उसको बुरी लगे। फिर आपको कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, मतलब सवाल में से भी आप सवाल निकाल लो, ये चीज आपको अंदर हुनर होना चाहिए। साहस और गुण होना चाहिए, मतलब सामने वाला आपको अगर कोई ऐसा जवाब दे दे, आपको उसको सहन करने का साहस होना चाहिए और उसके जवाब पे भी आप सवाल पूछ सके, इतना साहस, इतना होना चाहिए। तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके अंदर ये सभी गुण मौजूद होने चाहिए। फिर आता है सफल और अच्छा साक्षात्कार कैसे लें। भाई इंटरव्यू तो सभी ले लेते हैं, लेकिन इसको हम किस तरीके से अच्छा साक्षात्कार ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात करने आप जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो।
मान लीजिए आप खेल से रिलेटेड किसी व्यक्ति का या हॉकी से रिलेटेड किसी व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो आपको हॉकी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिस व्यक्ति से आप लेने जा रहे हो उसकी भी नॉलेज हो, वो कैसी पर्सनालिटी का व्यक्ति है, तभी आप वो इंटरव्यू अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी आप उतने ही अच्छे से रेडी कर पाएंगे। फिर आप साक्षात्कार से क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। मतलब जो आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसको आप किस नजरिए तक लेकर आना चाहते हैं, वो आप लोगों को उसके सामने पॉजिटिवली पेश करना चाहते हैं या निगेटिवली पेश करना चाहते हैं, ये चीज आपको पहले से तय कर लेनी है, क्योंकि जब आप तय करेंगे तो आप क्वेश्चंस भी उसी आधार पर पूछेंगे। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में होते हैं। मतलब सवाल ऐसे पूछिए जो आपका न्यूज़पेपर पढ़ता है या आपकी मैगजीन जो पढ़ता है उसके मन में उस व्यक्ति को लेकर जो सवाल उठे, ऐसे ही सवालों को आप पूछिए। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहिए। जैसे कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप अगर उसको रिकॉर्ड कर लो तो बेस्ट है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उसे नोट्स लेते हुए चलिए। क्वेश्चंस तो आप पहले रेडी कर चुके हैं, बस आपको आंसर्स के उन्हें नोट्स लेने हैं कि क्या क्या आंसर उन्होंने दिए हैं, उन्हें आप लिखते जाइए। वो जरूरी है क्योंकि छापने के लिए तो वो हमें देने पड़ेंगे ना। फिर साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। जो साक्षात्कार लिखे जाते हैं उसको लिखने के दो तरीके, दोनों में से कोई भी अपना सकते हैं। एक, आप साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं। मतलब आप जब साक्षात्कार ले रहे हो तो पहले क्वेश्चंस लिखो, फिर आंसर क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा, या फिर उसे एक आलेख की तरह भी लिख सकते हैं। मतलब आप उसे पैराग्राफ राइटिंग में लिख दें। क्वेश्चन आंसर्स को आप पैराग्राफ में करते हुए भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं इंटरव्यू को लिखने के। तो इस तरीके से इस पार्ट में जो भी पत्रकारीय लेखन में जो भी चीजें आती हैं हमने बताया, उसको लिखने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो भी हमने सब बताया आपको। तो इस तरीके से इस पार्ट को हमने यहाँ किसे क्या कहते हैं, अब आपके सामने एक एक स्टेटमेंट्स दिए हुए, मतलब एक आप बोल लो कि छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है, उनको आपको बताना है कि इन्हें बोलते क्या है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचना देना, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो सबसे पहले बोल दें और उसके बाद घटते हुए क्रम में चीजों को बोलना। तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है उल्टा पिरामिड शैली, जो अक्सर आजकल मतलब हमेशा ही जिससे उस शैली में समाचार लिखे जाते हैं। फिर दूसरा है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है। नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू का मतलब ये होता है किसी चीज को हम रेखा चित्र के जरिए, मतलब हम ड्रॉ करके बताएं। मोस्टली चीजें आप ये तब देखते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग जैसे प्लेन क्रैश वगैरह हो जाए, तो ये चीजें हमें ग्राफिक के थ्रू समझाई जाती हैं, या एक चित्र बना दिया जाता है उसमें चीजों को हमें समझाया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेखांकन या कार्टोग्राफ कहलाता है। तो इसमें कोई समाचार के अंदर किसी घटना का, कोई घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको नवीनतम तरीके से, मतलब उसे फिर से रिक्रिएट किया जाए और फिर उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया जाए। तो ये सब कहां पर होता है, जब हम कार्टोग्राफ या रेखांकन के थ्रू उस घटना को दोबारा रिक्रिएट करते हैं। फिर किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना, ये क्या कहलाता है, हमारा विशेष रिपोर्ट। अब इसमें पूछा इसने क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन पे मेन हमें ध्यान देना होता है कि बंदा हमसे पूछ क्या रहा है। जब तक हम पूछे गए चीजों को ही नहीं ठीक से समझ पाएंगे तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। अब उसने क्या पूछा, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना। समाचार तो हम अमूमन पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज को, आप कोई भी चीज ले लो, अब उसमें क्या होता है, अब हम उसकी पूरी एक एक डिटेलिंग दें, मतलब उसको पूरा विवरण दें कि उसमें क्या चीज खास है, कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई, कुछ भी, तो वो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत, जो विशेष लेखकों द्वारा, यानी उस क्षेत्र में जो खास तौर से काम करते हैं उनके द्वारा किया जाए, तो हमारा वो कहलाता है विशेष रिपोर्ट। अब इसके बाद आता है ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है।
मतलब एक ऐसा लेख जिसमें मनोरंजन भी हो और सूचनाएं भी हो, जानकारी भी हो। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है हमारा फीचर। फीचर में हमें मनोरंजन के साथ साथ सूचनाओं पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है हमारा किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण। मतलब कोई भी मुद्दा हो, कोई भी घटना हो, कोई भी समस्या हो, उसके बारे में पूरा डीपली को छानबीन करके उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं आलेख या स्तंभ। ये मोस्टली हर लेखक के नाम से एक कॉलम अलॉटेड रहता है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, कि वो उसी एरिया में अपने एक लेख प्रतिदिन या साप्ताहिक या तीसरे दिन, जैसे भी हो, उनको एक दिन अलॉट रहता है, वो अपने लेख देंगे और उस कॉलम में छपेगा। फिर है वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र को अपनी राय प्रकट करनी होती है। तो ये एक पेज होता है जिसको हम लोग संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? समाचार पत्र अपना व्यू, समाचार पत्र तो अपना व्यू नहीं दे सकता, तो मतलब समाचार पत्र के लिए जो लोग कार्यरत हैं, यानी कि हमारे संपादक, उप संपादक, सह संपादक जो होते हैं, इस पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए कार्य करते हैं, वो अपने विचारों को इसके अंतर्गत रखते हैं। अब ये किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल विचार नहीं होता, ये एक संगठन का विचार होता है। जो न्यूज़पेपर है, उस संगठन का कोई भी जो विचार होता है, सबका सामूहिक जो विचार है, वो उस पृष्ठ में छपता है। इसके अलावा क्या रहता है? संपादक के नाम पृष्ठ रहते हैं। कोई अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई अच्छा लिखने वाला लेखक या कवि है, वो भी अपने विचारों को कविता या लेख के जरिए वहां पर व्यक्त कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है? संपादकीय। यानी क्यों? क्योंकि ये संपादक द्वारा लिखा गया होता है। भाई विचार पूरे पेपर के होते हैं, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में बांधने का काम संपादक द्वारा होता है, तो इसलिए इसको संपादकीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समाचार के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपके पास एक समाचार का अंश दिया गया है, इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर मतलब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो क्या दिया है हमारा? जो ये मेन जो पैरा पढ़ने जा रहे हैं, इसका टॉपिक क्या है? शांति का संदेश लेकर आए फजलुर रहमान। तो फजलुर रहमान जो हैं वो शांति का संदेश लेकर भारत आए हैं। क्या है? पाकिस्तान के विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वे शांति व भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ दारुल उलूम पहुंचे पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से गत सप्ताह नई दिल्ली में हुई वार्ता के संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 9 प्रस्ताव दिए हैं। तो जब ये घटना घटी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तानी सरकार ने 9 प्रस्ताव जो हैं वो मनमोहन सिंह जी के लिए भेजे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया है कि वो उस पर विचार। कश्मीर समस्या के संदर्भ में मौलाना साहब ने आशावादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटिल समस्या का 1-2 वार्ता में हल होना संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे की बाबत उनका कहना था कि निकट भविष्य में यह संभव है और हम लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और प्रथम बार सीमाएं खुली हैं, व्यापार बढ़ा है तथा बसों का आवागमन आरंभ हुआ है। तो ये एक न्यूज थी जो पेपर में छापी गई थी। अब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, दिए गए समाचारों में से एक ककार ढूंढ कर निकलिए। आपको पता है कि समाचार जो शैली हम लोग उल्टा पिरामिड लिखते हैं, समाचार लिखे जाते हैं, कोई भी न्यूज बनती है तो उसके लिए 6 ककार हमें प्रस्तुत करने होते हैं। तो इसमें जो 6 ककार हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, क्या है? पहला है क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों। ये जो न्यूज है इसमें हमें ये 6 प्रश्न के जवाब ढूंढकर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है क्या है? ये क्या है? एक शांति का संदेश है। कौन लेकर आया है? फजलुर रहमान, पाकिस्तान के विपक्षी नेता लेकर आए हैं। कब आए? दारुल उलूम पहुंचने पर
भारत और पाक के मध्य होने वाली वार्ता के अवसर पर। कहां पर? भारत यात्रा पर आए थे। कैसे? वार्ता द्वारा दोनों देशों में निकटता लाना और समस्या का हल खोजना। क्यों आए? कश्मीर समस्या का हल चाहने के उद्देश्य से वो ये जो आए थे यहाँ पर। तो ये हमने समाचार के जो 6 ककार थे वो ढूंढकर आपके सामने रख दिए। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसी पर आधारित, उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। इंट्रो, बॉडी और समापन। जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें ये तीनों ही बिंदु हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, उन्हीं पर हमें ये पूछना है। तो क्या दिया है? इंट्रो, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वे शांति और भाईचारे का संदेश लेकर भारत आए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमने सबसे पहले यानी इंट्रो में प्रस्तुत कर दी। अब उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या है? फजलुर रहमान द्वारा दारुल उलूम पहुंचने पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई बातचीत के बारे में पत्रकारों के कुछ अंश बताए गए हैं। समापन क्या कहां पर करेंगे? भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रण तथा दोनों देशों के रिश्ते में आई मजबूती का संबंध का कथन है। तो यहां पर हम समापन कर देंगे कि जो जो चीजें अच्छी हो रही हैं वो, और इनवाइट किया है प्रधानमंत्री को पाकिस्तान उन्होंने, ये चीजें हो जाएंगी। अब तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसी छंद के ऊपर, मतलब जो हमारे सामने एक पैराग्राफ न्यूज थी उसी पर आधारित तीसरा प्रश्न जो हमसे पूछा गया है क्या है? उपरोक्त उदाहरण का गौर से अवलोकन कीजिए और बताइए कौन सी पिरामिड शैली में है और क्यों। ये हमने अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले लिखी गई है, यानी कि तो ये हमारा क्या हुआ? ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया है। यह समाचार उल्टा पिरामिड शैली में, क्योंकि इसमें इंट्रो पहले, बॉडी मध्य और समापन सबसे अंत में है। अब आता है हमारा प्रश्न 3। एक दिन के किन्हीं 3 समाचार पत्रों को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब आपको एक ही दिन, कोई भी दिन का 3 पेपर ले लीजिए और उन 3 पेपर को आपको देखना है। अब उनमें देखना क्या है, आपको किस चीज पे गौर करना है? पहला है सूचनाओं का केंद्र और मुख्य आकर्षण कैसा है, उसमें जो सूचनाओं का केंद्र रहता है और मुख्य आकर्षण कैसे रहते हैं। समाचार का पृष्ठ एवं स्थान, समाचार कौन कौन से पृष्ठ पे छपते हैं, उनका क्या क्या स्थान रहता है। तीसरा है समाचार की प्रस्तुतिकरण उसके अंदर कैसी है, सामान्य है, सहज है, जो भी है उस तरीके से देखना है। और उसके बाद समाचार की शैली कैसी है, अच्छी है, एक स्तरीय है, जो कुछ भी है आप उनको देखना है। तो आप लेंगे और उसके बाद आप इस तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें आप ये चीज प्रस्तुत करेंगे। तो कैसी तालिका बनाएंगे? तो हमने जो 3 पेपर लिए हैं, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी। तो पहली हमारी थी कि सूचनाओं का केंद्र और उनका मुख्य स्थान कैसा है। सूचनाएं आकर्षक एवं विस्तृत हैं हमारी हिंदुस्तान टाइम्स में। नवभारत टाइम्स में क्या है? सूचनाएं आकर्षक व जिज्ञासापूर्ण है। तीसरा पंजाब केसरी, सूचनाएं सामान्यतः ठीक हैं। फिर हिंदुस्तान में जो सेकंड हमारे सामने था कि समाचार कहां पर कौन से पृष्ठ में है, तो प्रारंभ के 7-8 पृष्ठों में है, मतलब 1 से लेकर 7वें 8वें पृष्ठ तक आपको समाचार मिलेंगे। और नवभारत टाइम्स में समाचार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पृष्ठ पे आपको मिलेंगे। फिर पंजाब केसरी में 3-4 पृष्ठों पर मिलेंगे, तीसरे और चौथे पृष्ठ पे आपको पंजाब केसरी में समाचार मिलेंगे। अब तीसरा जो अवलोकन का हमारा बिंदु था क्या था? आपका समाचार का प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा है, उसका प्रस्तुति का ढंग रोचक, आकर्षक एवं प्रभावशाली है। दूसरा, नवभारत टाइम्स में समाचार प्रस्तुति का ढंग आकर्षक एवं प्रभावी है। पंजाब केसरी समाचार प्रस्तुति का ढंग साधारण है, नॉर्मल। अब इसके बाद आते हैं, लास्ट हमारा था भाषा शैली। भाषा शैली हमें देखनी है कैसी है। समाचार की भाषा सरल, सहज व स्तरीय है। नवभारत टाइम्स की भाषा सरल, सुबोध और स्तरीय। स्तरीय मतलब वो इंग्लिश पेपर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, उनको थोड़ा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी वेटेड रखी जाती है। फिर पंजाब केसरी साधारण, मतलब भाषा अच्छी है, वो नॉमिनल भाषा है क्योंकि वो जन साधारण तक पहुंचती है, क्योंकि पाठकों का हर वर्ग अलग अलग होता है, तो उनके हिसाब से ये न्यूज़पेपर्स छपते हैं।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या है? अपने विद्यालय और मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालें, जैसे पानी की कमी, बिजली की कटौती, खराब सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था। इनमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार करें और अपने शहर के अखबार में भेजें। तो अब आपको करना क्या है, आपके घर और विद्यालय के आसपास अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और अगर आप रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार कर लेते हैं तो उसे आप अपने शहर के एक किसी न्यूज़पेपर में भी छपवा सकते हैं। कोशिश करिएगा, छप जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे ये आपके सामने लेकर आते हैं। तो पहला जो हमने लिया है वो है पानी की कमी। कैसे? मार्च का महीना बीता नहीं कि पानी की किल्लत शुरू हो गई। तालाब और पोखर सूखने लगे और नलों में भी पानी ही आना कम हो गया। पानी की कमी और ऊपर से बढ़ती गर्मी दोनों मिलकर जीना कितना कठिन बना देती हैं, पर परेशानियों का नाम ही तो जीवन है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी के टैंकर समय पर ना आना, सप्ताह में 1-2 बार आने पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना आम बात हो जाती है। पानी के टैंकर की राह देखते हुए रात बिताना सामान्यतः कोई नई बात नहीं है। चुनावी वायदे करने वाले नेता अब दर्शन नहीं देते और शिकायत लेकर जाने पर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। वे कभी जल बोर्ड को दोष देते हैं तो कभी पिछली सरकार को। आखिरकार इस समस्या लोगों का पीछा कब छोड़ेगी? तो समस्या क्या है, कैसे कैसे हो रही है, ये सब लिखेंगे और एंड में ये क्यों इतना ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है हम ये भी लिखेंगे कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। अब हमारी जो दूसरी रिपोर्ट है वो है सफाई की दुर्व्यवस्था। सफाई का नाम लेते ही जगह जगह पर पड़े कूड़े के ढेर, गंदे पानी से भरी नालियां, कूड़ेदान के बाहर तक सड़क पर बिखरा कूड़ा, उनमें मुंह मारते जानवरों का दृश्य साकार हो उठता है। कुछ ऐसा दृश्य उत्तरी दिल्ली के पुनर्वास कॉलोनी में देखा जा सकता है। यूं तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम साफ सफाई के बड़े बड़े वादे करती है, पर हल्की सी बारिश होते ही उसके दावों की पोल खुल जाती है। वर्षा होते ही सड़कों पर पानी का भरना, उसमें कूड़ा करकट तैरना, जो नाक बंद करके जाने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पर दिल्ली की जो कॉलोनी है वो आपको, अगर आपका आसपास की भी ऐसी व्यवस्था है तो आप अपनी कॉलोनी का नाम लिखेंगे, या आप कहीं विद्यालय के पास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विद्यालय के पास के एरिया का नाम लिखेंगे। ऐसी गंदगीपूर्ण दृश्य देखकर इसे देश की राजधानी का हिस्सा कहने में संकोच होने लगता है। नगर निगम के अध्यक्ष और अधिकारी सफाई कार्यों का बजट कहीं और खर्च करके तथा सफाई के लिए किए गए कार्यों के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को धोखा देने का प्रयास करते हैं। उनके इस कृत्य से दिल्ली की आधी से अधिक आबादी साफ हवा पानी के लिए तरसने को मजबूर है। तो इस तरीके से ये 2 रिपोर्ट तैयार करनी है। तो हमने 2 टॉपिक लिए थे, आप कोई भी और टॉपिक पे अगर आपके आसपास कोई भी समस्या है तो आप उस पर भी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न 5। क्या दिया है? किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्ति के साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न सूची तैयार कीजिए, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिक्षा, अभिनय, साहित्य, खेल। तो ये आपके सामने कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें से कोई भी एक क्षेत्र जो है चूज करना है। कोई भी एक क्षेत्र लीजिए, उस पर आपको कुछ प्रश्नों की सूची तैयार करनी है कि आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड किसी व्यक्ति का। कैसे? अब जैसे हमने अभिनय से क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ प्रश्न सूचियों को तैयार किया है। आप इन प्रश्नों को तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न आते हैं तो आप उनको भी डाल सकते हैं। आप क्षेत्र बदलेंगे तो आपके प्रश्न के तरीके भी बदल जाएंगे। क्या दिया है? अभिनय की दुनिया में पैर जमा चुके अभिनेता से साक्षात्कार के लिए तैयार की गई प्रश्न सूची, यानी कि जो एक्टिंग की फील्ड में अच्छा महारत हासिल किया, अच्छा एक जो वो है एक्टर है, उससे हम इंटरव्यू लेंगे। तो उसकी प्रश्न सूची कैसी है? पहला प्रश्न, आपकी अभिनय की दुनिया में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? कि आप अभिनय में आएंगे, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दूसरा प्रश्न, आपको इस क्षेत्र में पैर जमाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तीसरा, आपके अभिनय के क्षेत्र में आने पर आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया रही? चौथा, अब तक आपने किन किन फिल्मों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है? पांचवा, अभिनय के क्षेत्र में आज आप खुद को कहां पाते हैं? छठा, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर कुछ लोग पैसों के लालच में विज्ञापनों के माध्यम से गलत संदेश देकर अपनी छवि का दुरुपयोग करते हैं। उनके इस कृत्य को आप किस रूप में देखते हैं?
7वां प्रश्न है, अभिनय के क्षेत्र में नवांगतुकों की मदद आप कैसे करेंगे? जो नए लोग आते हैं, न्यूकमर्स आते हैं, उनको आप कैसे मदद करेंगे? 8वां प्रश्न है, अच्छे अभिनय के बाद भी जब आपको सरकार द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जाता तब आप कैसा महसूस करते हैं? फिर आपका है 9वां प्रश्न, आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, वे आपकी पिछली फिल्मों से किस तरह अलग हैं? 10वां प्रश्न, अभिनय की दुनिया में आपने धन तो खूब कमाया पर इससे आपको कितनी संतुष्टि मिली? 11वां प्रश्न, यदि आप अभिनेता ना होते तो क्या करना पसंद करते? तो इस तरीके से 11 प्रश्नों की हमने सूची बनाई है। आप जो भी क्षेत्र पसंद करेंगे उससे रिलेटेड आपको अपनी प्रश्न सूची तैयार करनी होगी। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन कौन से 6 समाचार शीर्षक, सुर्खियां यानी हेडलाइन देखना चाहेंगे, उन्हें लिखिए। कौन सी जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो फ्रंट पेज पर आए एकदम, वो कौन कौन सी होंगी? तो पहला हम यहाँ देख रहे हैं, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर मैं निम्नलिखित 6 समाचार शीर्षक या सुर्खियां हेडलाइन देखना चाहूंगा। पहली है, अपने देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित खबर का शीर्षक, पूरे देश में जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है या शीर्षक है उसे मैं देखूंगी। फिर उसके बाद दूसरा देखना चाहूंगी महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय खबर का शीर्षक, अभी तो हमने अपने देश में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो देखी, फिर उसके बाद में देखेंगे विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण घटित हुई, हम उसको देखना चाहेंगे। उसके अलावा अपने राज्य की राजधानी समझी जो मुख्य खबर होगी, तो हमने देश की देखी, विश्व की देखी और फिर अपने राज्य की, हम जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां की। फिर दिल्ली में आयोजित खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी संबंधित शीर्षक, अब दिल्ली के अलावा आप कहीं और अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई और खबर देखना चाहते हो तो आप वहां लिख सकते हैं। फिर किनारे बने बॉक्स में मुख्य समाचारों की झलकियां, फिर एक किनारे एक बॉक्स देखना चाहेंगे पेपर में कि उसमें जो भी मुख्य समाचार हो उनकी झलकियां हम देखेंगे। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, तापमान, शेयर बाजार भाव आदि की तालिका, तो ये जो पेपर में ये तालिका तो मुख्य पृष्ठ पे आती है, वो हमने देखी, वो भी हमें चाहिए। तो इस तरीके से मुख्य पृष्ठ पे हम ये खबरें देखना चाहेंगे। तो यहाँ ये जो हमने पार्ट अपना लेकर आए हैं, पत्रकारीय लेखन। अब पत्रकार में हम खाली समाचार तो लिखते नहीं, बहुत तरह के लेखन आते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में इस पार्ट में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या है, आप इसको पढ़ना शुरू करें। लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। लोकतंत्र यानी कि जो जैसे हमारे देश में है लोकतंत्र है, तो यहाँ पर जो अखबार है ये क्या है, ये दूसरों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी कि एक शिक्षक के रूप में भी है। ये पहरेदार है, यानी कि जो लोग गलत करते हैं या कुछ है तो पहरेदारी करता है। जहाँ कोई कुछ गलत होगा ये तुरंत ही हमको बता देता है, अखबार के थ्रू हमें वो सारी चीजें पता चल जाती हैं, और जनमत का निर्माण करता है। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए जनमत निर्माण की प्रक्रिया भी करता है। तो अखबार जो है लोकतंत्र में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाता है। अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब जो पत्रकार है, जो ये अखबार है, ये हमें क्या कर रहा है, हमें जानकारी दे रहा है, इधर उधर की सारे मनोरंजन भी करता है, अच्छी चीजों के बारे में बता रहा है, समाज में बुरी चीजें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है सभी कुछ बताता है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए कार्य कौन करते हैं, पत्रकार करते हैं। अब पत्रकार जो विभिन्न तरह के लेख लिखें, जो भी चीजें मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जो भी रिटर्न मटेरियल तैयार करते हैं, वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ समाचार लेखन पत्रकारीय लेखन में नहीं आता, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आलेख होते हैं, फीचर होते हैं, संपादकीय पृष्ठ होता है, बहुत चीजें होती हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं। तो ये धीरे धीरे अभी हम इस पार्ट में आगे देखेंगे। पत्रकारीय लेखन एक सृजनात्मक लेखन एक दूसरे से भिन्न है। तो पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे पत्रकारीय लेखन। इसका संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से है। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब क्या होता है, जो पत्रकारीय लेखन होता है वो समसामयिक, मतलब आजकल के समय में जो घटनाएं घट रही हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, उन पर आधारित चीजें लिखी जाती हैं पत्रकारीय लेखन में। और ये जो हमारे पाठक होते हैं उनके मनोरंजन पे, मान लीजिए अगर ज्यादातर पाठक जो है आप मोस्ट देखेंगे तो राजनीति से जुड़ी चीजें हमारे यहाँ ज्यादा देखी जाती, तो राजनीतिक मुद्दे चुनाव के समय कुछ ज्यादा ही उठ जाते हैं।
खेल, जब वर्ल्ड कप चल रहा हो तो खेल पे ही बहुत सारे लेख आने लगते। तो उस समय पे जो चीजें घट रही होती हैं वो चीजें हमारी मोस्टली पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत आती हैं। सृजनात्मक लेखन क्या होते हैं? इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। इस लेखन में लेखक पर संबंधन नहीं होता कि उसे काफी छूट होती है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर समय के हिसाब से चीजें नहीं लिखी, जो आसपास घटनाएं घट रही उससे हिसाब से चीजें नहीं लिखी जाती। ये कल्पना पर भी आधारित रहता है सृजनात्मक लेखन। कोई चीज हुई तो बोल देंगे भविष्य में लेकर इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, तो उसमें भी आप अपनी कल्पना जोड़ देते हैं। यहां पर लेखक को जो है बंधन से छूट होती, किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं होती कि वो अपने दायरे में रह के लिखे, जबकि पत्रकारीय लेखन हमेशा एक दायरे में सीमित रहता है। तो ये हो गया सृजनात्मक लेखन और हमारा पत्रकारीय लेखन। अब आते हैं पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय होता है। अब पत्रकारिता में क्या होता है जिज्ञासा का भाव? अब जितने भी पत्रकार हैं अगर वो जिज्ञासा नहीं रखेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो चीजों की खबरें कैसे बनेंगी, आपके पास लेख कैसे आएंगे? तो सबसे पहले जो होता है उसके मूल में होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा अगर नहीं है तो आप कहीं पर भी पत्रकारिता में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासा है तभी खबरें बनती हैं। अब है अच्छे लेखन की भाषा। अब पत्रकारीय लेखन में भाषा भी पढ़ा जा रहा है तो भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सीधी, सरल एवं प्रभावी भाषा होनी चाहिए। बहुत ही क्लिष्ट या जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पत्रकारीय लेखन में हमेशा आम बोलचाल की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अखबार पढ़ने वाले सभी वर्ग के लोग होते हैं। वो अच्छे जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग भी होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये सभी वर्गों के लिए लिखा जा रहा है, तो भाषा ऐसे इस्तेमाल करी जाती है कि सभी वर्ग के लोग आसानी से उसको पढ़कर समझ सके। सीधी, सरल, सहज भाषा का इस्तेमाल होता है। अब अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अगर आप अच्छा लेखन कर रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान क्या क्या चीजों बातों का देना है। पहला है गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए। चाहे जितना मुश्किल हो, जितना जटिल कोई भी विषय हो, मगर उसका प्रस्तुतिकरण हमेशा सरल और सहज होना चाहिए। क्योंकि हमको जो पढ़ रहा है, मान लीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट्स की बात करते हैं। अब शेयर मार्केट अगर हम देखें तो मेरे तो सर के ऊपर से गुजरता, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम उसको पेपर पढ़ने हम बैठते हैं तो उस विषय को लेख में ऐसा समझाया जाए कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो उस बारे में समझे। यानी कि गूढ़ से गूढ़, मुश्किल से मुश्किल विषय को भी जो है आसानी से समझाया जाए। तो ये चीजें होती हैं कि कोई भी जितना भी डिफिकल्ट वर्ड हो उसको सहज तरीके से समझाइए। फिर है विषय तथ्यों द्वारा पुष्ट हो, यानी कि जो भी मुद्दा, जो भी विषय हम रख रहे हैं उसके सबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई खबर मिली आपने अखबार में छाप दी और कल करके, नहीं। हमेशा जब भी कोई खबर छापी जाएगी तो उसके सबूतों का अखबारों के जो संपादक होता है उसके पास होना जरूरी होता है। लेख उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। जो भी आप लेख लिख रहे हैं, अंदर कुछ भी समाचार के अलावा भी बहुत सारे लेख छपते हैं, उनका हमेशा कोई उद्देश्य होना चाहिए। आप लोगों को किसी चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं, आप मनोरंजन दे रहे हैं, आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप जनमत का निर्माण कर रहे हैं, आप कोई गलत चीज उजागर कर रहे हैं। मतलब जो भी लेख है उसका कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए कि आप इस लेख को क्यों लिख रहे हैं, ये चीज होती है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं अच्छे लेखन के लिए, हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब है पत्रकार। अब ये सारी चीजों को इकट्ठा करना, बनाना, छापना, इसके लिए पत्रकार होते हैं। पत्रकार काम करते हैं ना। तो अब ये पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये पत्रकार होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। तो पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित बोधक, जैसे कि सुबह 9 to शाम को 5, 9 to 5 की जॉब करने वाला, वो हमेशा डेली ऑफिस जाएगा, काम करेगा, मतलब पूर्ण रूप से वहां रहेगा और महीने के अंत में वहां से सैलरी लेगा। तो वो होता है पूर्णकालिक पत्रकार। फिर होता है अंशकालिक पत्रकार, एक निश्चित मानदेय पे काम करने वाला। यहां पर क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं, कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आप इस पे खबरें इकट्ठा कीजिए, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये होता है अंशकालिक। यहां पर ये हमेशा पूरे समय के लिए कार्यरत नहीं होता, इसको कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट के अनुसार वो कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं अंशकालिक पत्रकार। फिर आते हैं फ्रीलांसर, स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं।
अब कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं कि वो किसी भी अखबार के लिए कार्य नहीं करते, मगर सभी अखबारों के लिए काम करते हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि ये निकल गए, मान लीजिए इन्होंने बहुत तरह तरह की खबरें इकट्ठा करी, बहुत सारी लेख लिखे, सब कुछ लिखा। अब इसके हिसाब अब ये एक अखबार के ऑफिस में गए, वहां पे उनको अगर पैसा अच्छा मिला तो इन्होंने अपने लेख वहां पे दे दिया और पैसा ले लिया। अब मान लीजिए उनको वहां पे लेख के पैसे अच्छे नहीं मिले तो वो दूसरे अखबार में जाएंगे, वहां पर वो अपनी खबर या अखबार को बेचेंगे, वहां पर अब वहां से पैसा लेंगे। तो ये होते हैं फ्रीलांसर, जो किसी भी अखबार के लिए काम नहीं करते, सिर्फ जहां से इनको अच्छा पैसा मिलता है वहां वो अपने लेख और खबरों को बेच देते हैं। तो ये कहलाते हैं फ्रीलांसर्स। अब आते हैं जो हमारी खबरें लिखी जाती हैं समाचार में। हम सभी को पता है कि हमारा समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो इसके कितने होते हैं? 6 ककार इनमें हम इस्तेमाल कर, कोई भी समाचार लेखन में होता है उसमें 6 ककार होते हैं। अब ये ककार क्या होते हैं? किसी समाचार के 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। अब कोई भी घटना घट रही है, क्या घटना है, क्यों है, कैसे घटी, कब घटी, कहां घटी, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी घटना के आंसर जहां हम देते हैं, जिस लेखन में हम देते हैं, वो हमारा समाचार बन जाता है। तो ये 6 तरह के प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ। तो ये यानी कि क्या, कैसे, किसके, क्यों, कहां, कब, ये 6 प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमें हर समाचार में मिलते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे 6 ककार। जिस भी समाचार में इन 6 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं वो हमारा समाचार पूर्ण हो जाता है। अब आते हैं फीचर। देखिए, समाचार तो आपको समझा दिया हमने, समाचार क्या होता है, कहां लिखे जाते हैं, पत्रकार क्या होते हैं, 6 ककार होते हैं, क्या होता है। अब ये आते हैं, इसके अलावा लेखन लिखा जाता है फीचर। पत्रकारीय लेखन में खाली समाचार तो होते नहीं है, जैसे आपको पहले बताया। इसमें एक आता है जिसको बोलते हैं फीचर। अब ये फीचर क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। अब फीचर क्या होता है? फीचर एक तरह का लेख होता है, ठीक है, जो एक कहानी की तरह ही हम लिखते हैं। कहानी होती है ना, जैसे कहानी होती है उसी तरीके से हम लिखेंगे, मगर ये कहानी एक क्या कहते हैं, घटनाओं पर आधारित हो सकती, कोई घटना होती है। इसका कार्य होता है कि जो हमारे पाठक हैं उनको हम किसी तरह की सूचना प्रदान करें, किसी तरह की नॉलेज दें, उनका मनोरंजन करें, ये होता है फीचर। हमेशा ये जो है कथा के हिसाब से लिखा जाता है। फीचर के प्रकार। अब फीचर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, समाचार बैकग्राउंड फीचर। अब जैसे जो समाचार बनते हैं ना, जैसे न्यूज होता है, तो न्यूज तो क्या होता है, फटाफट उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया और 6 प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दिए और खत्म हो गया। लेकिन इन्हीं समाचारों को जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं और घटना से शुरू करते हुए हम उसके बारे में पूरा विवरणात्मक उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है फीचर के अंदर। तो वो कहलाता है समाचार बैकग्राउंड फीचर। फिर आते हैं खोज परख फीचर, जहां पर कोई भी चीज दबी हो, छुपी हो, कोई ऐसी खबर हो, उसको खोज के ला के और उसके ऊपर अगर हम लेख लिखते हैं जो मनोरंजनात्मक रहता है, वो कहलाता है खोज परख फीचर। फिर है साक्षात्कार। किसी से इंटरव्यू लिया जाता है, मगर इंटरव्यू को हम संवाद लेखन के हिसाब से नहीं, एक लेख के हिसाब से जब प्रस्तुत करते हैं तब वो साक्षात्कार फीचर बन जाता है। फिर है जीवन शैली फीचर। अब जैसे आप रूटीन लाइफ, जो सेहत से जुड़े आप देखते हैं ना, कि आपके रूटीन लाइफ में कोई लोग बहुत डिप्रेशन से हैं, तो आपको डिप्रेशन किस किस चीज़ों से हो रहा है, जैसे मान लीजिए जीवन साथी से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें, लेख जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो ये हमारा क्या रहता है? जीवन शैली फीचर्स होते हैं। ये हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ी होते हैं, हमारी लाइफ में जो चीज़ें घट रही होती हैं, जैसे वर्क प्रेशर है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके ऊपर ये लेख लिखे जाते हैं। फिर है रूपात्मक फीचर। अब यहाँ पर रूपात्मक फीचर का मतलब ये नहीं कि सौंदर्य प्रसाधन, यहाँ पर मतलब क्या तात्पर्य होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसका रूप बहुत बिगड़ा हुआ होता है चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एक समस्या है जो बहुत ही सीरियस है,
कहीं पे दहेज प्रथा के रूप में है या कुछ है, तो उस समस्या को जब हम निकाल के समाज के सामने लाते हैं और सुधारने की कोशिश, अपने लेख के माध्यम से समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, तब वो होता है हमारा रूपात्मक फीचर के अंतर्गत। फिर है व्यक्तित्व फीचर, जहां पर हम किसी भी अच्छे महापुरुष, राजनीतिक, वैज्ञानिक के बारे में लिखते हैं, तो वो व्यक्तित्व फीचर होता है। यात्रा फीचर, मतलब कहीं हम घूमने गए, मान लीजिए शिमला के बारे में पूरी डिटेलिंग में, वहाँ शिमला में बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंडा है, वहाँ का जो दृश्य है, वो सब चीज़ों के बारे में एक अगर लेख लिखा जाए तो वो होता है हमारा यात्रा फीचर। ऐसे और भी बहुत तरह के फीचर होते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर के प्रकार हमने आपको बताए। अब आते हैं, इसके बाद फीचर के बाद आता है एक विशेष रिपोर्ट। तो फीचर आपको समझ में आ गया, पत्रकारिता लेखन में फीचर्स आते हैं, समाचार आते हैं, एक आता है विशेष रिपोर्ट। अब विशेष रिपोर्ट क्या होती है? समाचार पत्र पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। मान लीजिए सरकार द्वारा कोई कार्य किया गया, अब उसकी वो ज्यादा जनता के सामने उजागर नहीं हुआ। भाई हमारा लोकतंत्र है, जनता को हर एक चीज जानने का पूर्ण अधिकार है। तो अब कोई भी नीति लाई गई, कुछ भी लाया गया उसमें, या कोई कहीं पे कोई घोटाला हुआ, कोई चीज गलत हुई, तो अब उस बारे में गहन छानबीन करी जाए, उसकी खोज करी जाए, उसकी रिपोर्ट तैयार करी जाए, तो वो हमारी कहलाती है विशेष रिपोर्ट। कोई ऐसा मुद्दा जो छिपा हो उसको निकाल के हम लेकर आए, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करें, तो वो हमारी किसके अंतर्गत आएगी? विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार, अब देखें यहां पर विशेष रिपोर्ट के कुछ प्रकार दी हैं। पहला है खोजी रिपोर्ट होती है। पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों की छानबीन कर जनता के समक्ष लाता है जो पहले सार्वजनिक ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो छिपी हो, जो जनता के सामने नहीं हो, उसके बारे में पत्रकार खोजबीन करता है, सारी जानकारी एकत्र करता है, फिर उसकी रिपोर्ट बनाता है और वो न्यूज़पेपर में छपती है। तो इस तरीके के आंकड़े जो हैं कहलाते हैं हमारे, कोई भी आंकड़ा हो, कुछ भी कोई रिपोर्ट हो, वो हमारी खोज रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो खोज कर बाहर लाई गई होती है, जो पहले से लोगों के सामने नहीं होती। किसी भी तरह का घोटाला हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट। ये क्या है? सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। अभी हमने क्या देखा? खोजी रिपोर्ट जो जनता के सामने नहीं होती। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है? हमारे सामने सारे आंकड़े मौजूद हैं, सारी जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन उनकी तुलना नहीं की गई है, सारी जानकारियों और तथ्यों की तुलना नहीं करी गई। इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है? जो पत्रकार होता है वो इन सारी चीजों की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ तुलना करता है और फिर उस पर रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो कहलाता है इन डेप्थ, यानी कि उन सभी सूचनाओं की गहराई में जाकर करता है, यानी डेप्थ में जाता है, तब उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो कहलाता है इन डेप्थ रिपोर्ट। अब आता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये क्या होता है? घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। कोई भी घटना, कहीं पर भी कोई चीज घटी, तो उस पूरी घटना या कोई भी समस्या है, उनके जितने भी सबूत हैं सबको है पूरी तरीके से उनका विश्लेषण करना और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करना, वो कहलाता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। फिर है विवरणात्मक रिपोर्ट। समस्या का विस्तृत विवरण देना। अब कोई घटना जैसे घटती, जैसे समाचार में तो जैसे कोई घटना घटी तो उसको फटाफट बता दिया जाता है, लेकिन अब पूरी तरीके से उसका विवरण करना कि उसके पहले की क्या प्लानिंग थी, या उन लोगों के पहले की सोच क्या थी, क्या घटा था 2-3 दिन पहले, या अगर वो घटना 4-5 साल पहले से प्लान हो रही थी, कुछ हो रहा था, तो उसके बारे में पूरी विवरण यानी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना, वो कहलाता है विवरणात्मक रिपोर्ट। अब इसमें क्या है? आमतौर पर विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन विषयानुसार रिपोर्ट में फीचर शैली का प्रयोग होता है, जिसे फीचर रिपोर्ट कहते हैं। वैसे तो खास तौर से अगर विशेष रिपोर्ट को देखा जाए तो हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, कि जो घटना है, फिर उसके बाद जो चीज घटित हुई, सारी चीजों को हम ऐसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें हम फीचर की तरह भी लिख देते हैं, यानी कि कथा की तरह भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, तब वो फीचर रिपोर्ट कहलाती है। तब वो विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगी, तब वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? तब वो फीचर रिपोर्ट के अंतर्गत आ जाती है।
विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। तो जो भी हम लोग जैसे हम ये सभी में आप ध्यान रखिए, पत्रकारीय लेखन में जितनी भी भाषा किसी भी लेख में किसी भी उसमें इस्तेमाल करी जाएगी, हमेशा सरल, सहज होनी चाहिए, जो आम जनता की समझ में आसानी से आ सके। ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। देखिए, विशेष लेखन में भी ये चीज सामने आई है। अब आते हैं विचारात्मक लेखन। अब विचारात्मक लेखन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, विचार करके लेखन को लिखना। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, टिप्पणियां विचार परक लेखन में आती हैं। अब ये विचार परक लेखन क्या होते हैं? ये फेमस लेखक भी लिख सकते हैं, या संपादकीय यानी कि हमारे जो संपादक मंडल के लोग होते हैं वो जो है विचार करते हैं। कोई एक मुद्दा हो, कुछ हो, उस पर बहुत ही सोच समझ कर कोई लेखन को तैयार करना, वो हमारा कहलाता है विचार परक लेख। और ये इनमें लेख भी होती हैं, टिप्पणियां भी होती हैं। ये सभी कहां छपती हैं? संपादकीय पृष्ठ पर छपती हैं। अब ये संपादकीय क्या होता है? संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते। अब संपादकीय क्या होता है? संपादकीय जो है, जो अखबार है, मान लीजिए सपोज दैनिक जागरण है या दैनिक भास्कर है, पत्रिका है, राज एक्सप्रेस है, बहुत तरीके के अखबार हमारे देश में छपते हैं। तो इसमें एक पृष्ठ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ जो अखबार में संपादक मंडल काम करता है उसी के विचार छपते हैं। सॉरी। तो उस पृष्ठ में उस अखबार में काम करने वाले लोगों के विचार, उनकी बातें छपती। तो वहां पर सिर्फ ये नहीं कि एक संपादक की बात छपे, तो उसमें पूरे अखबार का मत होता है। पूरे अखबार में जितने लोग काम कर रहे होते हैं उस ऑफिस में, उन सभी का मत होता है। तो किसी एक का विचार नहीं होकर पूरे अखबार का विचार उसमें होता है। अखबार में यानी कि पूरे ऑफिस का विचार होता है, इसलिए उसको उस अखबार की आवाज कहा जाता है। संपादकीय को उस अखबार की आवाज कहा जाता है। संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है, इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट कर सकता है। अब संपादकीय पृष्ठ पर जो भी लेख छपेंगे उसके नीचे किसी का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं होते, इसलिए किसी का नाम नहीं। इस पे कोई भी घटना, कोई भी मुद्दे पे अखबार वाले खुद अपनी राय को व्यक्त करते हैं। या अभी तक जैसे हमने देखा कि अलग अलग पत्रकार रिपोर्ट लाते हैं, कोई लेखक अपने लेख को विचार अपने छपवाता है, कोई रिपोर्ट छपवाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अखबार में जो लोग काम करते हैं उनके लेख वगैरह छपते हैं। तो वहां पर क्या होता है? यहाँ पर सभी लोगों का मत होता है। अब आते हैं स्तंभ लेखन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? स्तंभ लेखन। अब स्तंभ लेखन भी हमारे अखबार में ही छपते हैं। तो ये क्या होता है? कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान और लेखन शैली के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने एवं उसमें अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूर्ण छूट होती है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे अपने लेखक के नाम से पहचाने जाते हैं। अब क्या होता है? अखबार का एक कोना किसी एक लेखक के लिए रिजर्व कर देना। हम इसको सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। कोई एक लेखक जो बहुत पॉपुलर है और उसके लेखों, उसके विचारों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? बहुत पॉपुलर है तो उस लेखक के लेखों के लिए परमानेंट अखबार में, डेली अखबार में एक कोना रिजर्व कर दिया जाता है, कि मतलब एक कॉलम है ये आपके लिए। तो वो स्तंभ जो है वो उस लेखक के लिए रिजर्व कर दिया गया। अब उस जगह पर क्या छपना है, क्या किस विषय पे होगा, कौन सा लेख होगा, इन सभी की छूट लेखक को दी जाती है। वहां पे ये बाउंड नहीं होता कि नहीं आपको यहाँ पे रिपोर्ट देनी है, कि आपको यहाँ फीचर देना है, कि आपको आलेख देना है, या कोई कहानी छापनी है, कुछ नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी छपना है ये लेखक के ऊपर डिपेंड होता है, जिसके नाम से वो स्तंभ जो है अलॉट किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं संपादक के नाम पत्र। संपादकीय पृष्ठ पे ही जो है एक सेक्शन होता है जहां संपादक के नाम पत्र छापे जाते हैं।
यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ है। इसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है अपितु जन समस्याओं को भी उठाता है। अब जैसे हम सभी अखबार पढ़ते हैं, अब हम संपादक, आप लोगों ने जैसे पढ़ते हैं संपादक के नाम पत्र, है ना, पढ़ा है ना, संपादक के नाम पत्र लिखिए, किसी कोई मुद्दा घटित हुआ आप बताना चाहते हैं, तो ये जो पत्र हम लोग लिखते हैं ना, ये संपादक के नाम पृष्ठ एरिया में छपता है। यानी कि जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसमें एक जगह एक कॉलम डिसाइडेड होता है जहां पे संपादक के नाम जो पत्र आते हैं वो सभी वहां पर छापे जाते हैं। अब आते हैं लेख। लेख क्या होते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ किसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इनमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, किंतु इनमें लेखक तर्कों एवं तथ्यों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। अब संपादकीय पृष्ठ पर एक जगह होती है जहां पर जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं उनके लेख छपते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी लेख वहां पर छपेंगे, जो कुछ भी होगा, उनका सबूत होना जरूरी है, यानी तथ्यों का होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई लेख ऐसे ही आपने छाप दिया या कोई खबर आपने ऐसे ही छाप दी, हमेशा उसका कोई ना कोई सबूत होना जरूरी होता है। अब आते हैं साक्षात्कार। भाई बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, सब कुछ होता है, तो ये सारे इंटरव्यूज भी हमारे छपते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? साक्षात्कार एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान अपितु संवेदनशीलता, कूटनीतिज्ञ, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। अब साक्षात्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई कोई भी अगर व्यक्ति महान बना है, जो भी कारण हो, तो उससे जानना है भाई उनके विचार क्या हैं, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई, उनके बारे में जानते हैं, तो हम इंटरव्यू लेते हैं। अब ये इंटरव्यू जो व्यक्ति ले रहा है उसके अंदर बहुत सारे गुण भी होने चाहिए, भाई सहनशीलता, धैर्य, सब कुछ होना। भाई क्वेश्चन पूछने के लिए दिमाग भी, कूटनीतिज्ञ दिमाग लगा, भाई जो आंसर मिला उसमें, उस आंसर में से भी कोई क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये जो इंटरव्यू लेने व्यक्ति गया है उसके अंदर जो है बहुत सारे गुणों का होना जरूरी है। ये गुण हमारे क्या होते हैं? संवेदनशीलता, कूटनीतिज्ञ, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं होंगे तो वो समझदारी के साथ इंटरव्यू नहीं ले पाएगा। तो यहां पर हमने ये पार्ट आपको समझा दिया पूरी तरीके से। अब इसी पार्ट से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? हमारे पास जो पहला प्रश्न आ रहा है वो है संपादकीय से आप क्या समझते हैं? तो संपादकीय हमने बताया था कि आपको समाचार पत्र में जो एक पृष्ठ होता है, संपादकीय पृष्ठ, जिसमें संपादक मंडल की सभी के विचार लिखे जाते हैं, उनके द्वारा प्रकाशित हर चीज़ लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है? संपादकीय समाचार पत्र का वह महत्वपूर्ण अंश होता है जिसमें संपादक, सह संपादक और संपादक मंडल के सदस्य लिखते हैं। यहाँ ये जो पृष्ठ लिखा जाता है इसमें जो भी लेख या स्तंभ या जो विचार जो भी आता है इसमें किसी का नाम नहीं आता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि नाम किसी भी लेख के नीचे नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये पूरे समाचार की तरफ से लिखा जाता है, इसीलिए इसमें जितने भी संपादक मंडल होता है या संपादक होते हैं, सह संपादक होते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सब लिखा जाता है और वही सब यहाँ पर छपता है। दूसरा प्रश्न है संपादकीय का समाचार पत्र के लिए क्या महत्व है? अब ये जो संपादकीय होता है इसका समाचार पत्र के लिए महत्व क्या है? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है समाचार पत्र के लिए? संपादकीय को किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। यह एक निश्चित पृष्ठ पर छपता है। यह अंश समाचार पत्र को पठनीय तथा अविस्मरणीय बनाता है। संपादकीय से ही समाचार पत्र की अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ, गुणत्व का निर्धारण किया जाता है। समाचार पत्र के लिए इसकी महत्ता सर्वोपरि है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि इसमें इसको संपादकीय पृष्ठ को समाचार की आवाज़ कहा जाता है, लेकिन इसमें जितनी भी चीज़ें छपती हैं तो इससे पता चलता है कि समाचार पत्र का जो सोच है, जो विचार है, जो भी वो उसका सोचना है वो समाज के हित में, देश के हित में है कि नहीं है, और
उसी को देखकर पढ़कर लोग समझते हैं कि ये समाचार पत्र किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। कभी कभी होता है कि कुछ समाचार पत्र किसी पार्टी के लिए या किसी एक खास मुद्दे की तरफ मुड़ जाते हैं, मुख कर देते हैं, लेकिन जब वही मुद्दा अपोजिट साइड में होता है तो लोग उसको अच्छा नहीं महसूस करते हैं, तब वो पत्र जो है आपका कम बिकने लगेगा। तो इसीलिए संपादकीय को अगर समाचार पत्र की आवाज़ कहा जा रहा है तो इसका मतलब इससे समाचार पत्रों के व्यूज़ यानी उनके विचार पता चलते हैं समाज को, जनता को, और इसीलिए उनके लिए समाचार पत्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो अपनी पहचान समाज के अंतर्गत बनाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 3। क्या है? संपादकीय किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता, क्यों? हमने जैसे बताया कि उसमें जितने भी लेख वगैरह जो लिखे जाते हैं उसमें नाम नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? अब यही प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्या है? संपादकीय में लेखक का नाम क्यों नहीं होता, यानी कि जो वहाँ संपादकीय छपते हैं उनमें लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? तो क्या है? संपादकीय से एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की राय, भाव, विचार नहीं होता, अतः उसे किसी एक के नाम से नहीं छापा जाता। अब जैसे हमने बताया संपादकीय में जो लोग लिखते हैं वो कौन होते हैं? संपादक, सह संपादक, संपादक मंडल होते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। अब इसीलिए किसी का नाम नहीं छपता, क्योंकि उसमें सबके विचार आ रहे हैं। अगर किसी एक का विचार होता तो सिर्फ उसके नाम से छपता, लेकिन यहाँ पर कई लोगों यानी समाज में जो समाचार पत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं वो उन सभी की तरफ से लिखा जा रहा है, इसलिए वहाँ पर किसी का नाम नहीं आता है। अब संपादकीय पृष्ठ पर किन किन सामग्रियों को स्थान दिया जाता है? अब जो संपादकीय पृष्ठ होते हैं ना, हमने जैसे आपको इसी पार्ट में पढ़ाया कि उसमें संपादकीय पृष्ठ में क्या क्या आता है। संपादक के नाम पत्र हैं, स्तंभ लेखन है, आपके फीचर हैं, रिपोर्ट्स हैं, विशेष रिपोर्ट रहती हैं, कई चीज़ें हम इसके अंतर्गत छापी जाती हैं। तो कुछ के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय महत्वपूर्ण लेख, फीचर, सूक्तियाँ, संपादक के नाम पत्र आदि को स्थान दिया जाता है। विशेष टिप्पणियाँ भी होती हैं अगर कुछ ऐसा होता है। अगर कोई सुझाव है, जैसे हमने आपको बताया था कि जो पत्र हम लोग लिखते हैं, हम लोग जैसे पत्र कई तरीके के लिखते हैं ना, उसमें एक आता है संपादकीय पत्र भी आता है। तो ये संपादकीय पत्र, अगर समाचार पत्र को हम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ अपने विचार सिर्फ संपादक को नहीं पहुंचा रहे। अगर वो पत्र हमारा बहुत अच्छा होता है तो उस पत्र को फिर उस अखबार के में छाप दिया जाता है, हमारे नाम से छाप दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने संपादकीय पत्र लिखा, तो अब वो पत्र में हमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, या हमने कोई बहुत अच्छी राय दी है या बहुत अच्छी बात बताई है, तो संपादक को हमारा पत्र पसंद आया तो उसने वो हमारा पत्र क्या किया? संपादकीय पृष्ठ पर छाप दिया। किस कॉलम में? जहाँ संपादक के नाम पत्र आते हैं, छापे जाते हैं, वहीं पर वो हमारे पत्र को छापेंगे। अब स्तंभ लेखन हमने बताया था। स्तंभ जैसे हमने बताया कि एक कॉलम तो कुछ एक पर्टिकुलर लेखक के लिए रिजर्व रहते हैं, वो हो जाता है। संपादक के जो आपके संपादकीय पृष्ठ में बहुत सारे लेख अखबार की तरफ से लिखे जाते हैं, वो भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस पृष्ठ पर छापी जाती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संपादकीय का उद्देश्य क्या है? अब ये जो संपादकीय, इसका उद्देश्य क्या होता है? क्यों ये इस तरीके से सब चीज़ें छापने से क्या मन को क्या चीज़ पाना चाहते हैं जो वो ऐसे करके छाप देते हैं? तो क्या दिया है? किसी घटना, समस्या अथवा विशिष्ट मुद्दे पर संपादक मंडल की राय यानी समाचार के पत्र के विचार जनता तक पहुँचाना संपादकीय का उद्देश्य है। यानी कि समाचार पत्र में देखिए जितना भी कुछ छपता है, कहीं घटना हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, जो भी देश विदेश की खबरें हैं सब कुछ आता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पृष्ठ ऐसा होता है जिसमें समाचार पत्र में कार्यरत लोग या वहाँ पर जो लोग भी वहाँ के हेड्स हैं या जो वहाँ के लोग अंदर काम कर रहे हैं, उनके अपने क्या विचार हैं वो उस पृष्ठ पर छापे जाते हैं। हम समाचार पत्र की राय उसी पत्र के उस पृष्ठ के जरिए जान पाते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या हुआ? अपनी राय, समाचार पत्र वालों की अपनी राय वो जनता तक पहुंचाना कार्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? संपादकीय का उद्देश्य होता है। संपादकीय लेखन के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब क्या है जो 4 कार्य हैं संपादकीय लेखन के? 4 कार्य क्या है? समाचारों का विश्लेषण करना, पृष्ठभूमि की तैयारी,
भविष्यवाणी करना तथा नैतिक निर्णय देना। अब यहाँ जो संपादकीय लेखन लिखा जा रहा है, जो संपादक की तरफ से जो लिखे जाते हैं, उनमें क्या होता है, समाचारों का विश्लेषण। मान लीजिए कोई एक घटना या कोई समाचार घटी, अब उसका पूरा विश्लेषण करना। हमने आपको बताया था ना, एक होता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है, तो वही रिपोर्ट यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कोई ऐसी घटना घटी तो उसका विश्लेषण करके संपादक की तरफ से वहाँ पर छापा जाता है। दूसरा है पृष्ठभूमि की तैयारी करना। पृष्ठभूमि की तैयारी मतलब मान लीजिए कोई इवेंट होने वाला है, या देश में जैसे चुनाव होने वाले होते हैं, या वर्ल्ड कप होने वाला होता है, या कोई ओलंपिक्स होने वाले होते हैं, तो ये सब जब होते हैं तो इनकी पृष्ठभूमि की जो तैयारी होती है, जो कुछ भी चल रहा होता है हमारे देश में, जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उस पर अपनी विचार व्यक्त करते हुए चीज़ें लिखी जाती हैं पृष्ठ पे। तीसरा है भविष्यवाणी करना। अब भविष्यवाणी करना, मान लीजिए यहाँ पे लिटरली ऐसा नहीं है कि हम किसी के भविष्य को लिख रहे हैं, यहाँ पर भविष्यवाणी का तात्पर्य ये होता है कि कोई मुद्दा अगर आज उसका कोई, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारे बिल पास होते रहते हैं, हम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे बिल पारित होते रहते हैं, तो समाज का उस बिल को लेकर अभी जो रुझान है उस पे नहीं, भविष्य में चलकर ये बिल हमारे लिए कैसा रहेगा, कि मतलब फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा, या क्या चीज़ें इससे घटित हो सकती हैं फ्यूचर में। कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भविष्य में जाकर अराजकता फैला सकते हैं, या भविष्य में जाकर बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो यही सब चीज़ें जो भविष्यवाणी उस चीज़ों पर करी जाती है, अपनी राय एक माध्यम से व्यक्त करी जाती है। फिर है नैतिक निर्णय देना। नैतिक निर्णय का देने का मतलब कि हमें जैसे बताया कि कोई घटना घटी, कुछ हुआ, तो अब समाचार पत्र का अपना क्या विचार है, उस पर अपना वो क्या निर्णय लेते हैं। सबका भाई अपना अपना विचार होता है, अपना अपना निर्णय होता है, हर एक चीज़ पे होता है। तो अब वहाँ पे समाचार पत्रों का अपना क्या निर्णय है, वो उस कॉलम में वहाँ पर छपता है। तो ये 4 जो कार्य हैं संपादकीय लेखन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं। अब हमने जैसे स्तंभ लेखन पढ़ा था ना, अब स्तंभ लेखन क्या होता है, अब आपको बताना है क्या होता है। तो क्या है, स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप है। कुछ लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता देखते हुए अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देता है। इसमें विषय चुनने और विचार अभिव्यक्ति की छूट लेखक को होती है। अब ये क्या होता है, स्तंभ लेखन एक विचार परक लेखक। आप समझिए कि ये होता क्या है। स्तंभ लेखन का मतलब होता है, आप स्तंभ को एक ऐसे समझिए कि एक पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, संपादकीय पृष्ठ पे एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, उसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। वो जगह, उस जगह को स्तंभ बोला गया। अब उसमें जो लेख लिखा जा रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्तंभ लेखन। अब स्तंभ लेखन के अंदर किस तरीके के लेख होते हैं, उनके अंदर जो लेख होते हैं वो विचार परक लेख होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आप डिटेल विचार, कोई भी चीज़, किसी मुद्दे पे हम काम अगर बात करते हैं, जैसे आप किसी मुद्दे पे, क्रिकेट के मुद्दे पे अगर बात करना शुरू करेंगे, तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए क्रिकेटर को आपने ले लिया, तो आप उसका पूरा विश्लेषण कर डालेंगे, उसके बारे में पूरी विचार व्यक्त कर देंगे, उसने कहाँ से अपनी क्या कहते हैं जर्नी शुरू करी, कितना स्ट्रगल किया, उसके बाद उसने कितना अच्छा खेला, अभी कितना अच्छा खेल रहा है, कितने उसने कप्स जीते, कितने वर्ल्ड कप किए, कितने उसने IPL किए, सभी कुछ आप विश्लेषण कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, पूरी तरीके से हमने उसके बारे में विचार करके तब पूरा लेख लिखा। तो ये इस तरीके से विचार परक लेख लिखे जाता है। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब क्या होता है, कभी कभी कोई लेखक को पढ़ने के लिए बहुत जनता आतुर रहती है, उसके लेख पढ़े भी बहुत जाते हैं। तो अब क्या करते हैं समाचार पत्र वाले कि उस लेखक को एक पर्टिकुलर कॉलम इशू कर देते हैं कि आपको डेली आपके लेख इस जगह पर जाएंगे। अब उसमें आपके कौन से लेख जाने हैं, क्या विषय जाना है, इसकी पूरी तरह से छूट लेखक को होती है, जो लिख रहा है लेख, कि उसमें वो अपने कौन से विचारों को व्यक्त करना चाहता है, किस बारे में वो वहाँ पर अपना लेख प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपके लिए लेकर आए।
आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा कि क्या होता है पत्रकारीय लेखन, इसमें किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या होता है, हमने आपको पूरा समझाया। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए। लेकिन एक चीज़ ये और ध्यान रखिए कि इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले करा चुके हैं, तो उन्हें आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक रिवीजन किसी काम का नहीं। हम फटाफट समझ तो लेंगे, हो सकता है कई चीज़ें हमसे डिटेलिंग में मिस हो जाए, तो इसलिए पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद ये क्विक रिवीजन करिएगा। ये वन शॉट रिवीजन सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपके सारे सब्जेक्ट, आपके क्लास के सभी सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो कैसे हम इसको देखेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। वन शॉट रिवीजन ये हमारा दिया हुआ है, हम वन शॉट रिवीजन पे हम आएंगे, इसको क्लिक करते हमारे सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप जैसे हैं क्लास 12th में, तो हम जहाँ क्लास 12th है वहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे। वॉच नाउ क्लिक करते ही हमारे सामने सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स। तो अब आप नीचे देखेंगे तो आगे और भी सारे सब्जेक्ट है। तो किसी भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, कुछ भी है, आप उस सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, उसके अंदर सभी चैप्टर्स हैं। जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें क्लिक करिए, वीडियो देखिए, अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए और अपने टेस्ट और एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से दीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Thank you for watching.